बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान नना यूसुफ। आई होप आप ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला से दुआ भी है कि अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अपनी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला की तकसीम पर राज़ी हो जाएं। हम एक दूसरे को देख के शिकवा करते रहते हैं, फ़लाँ के पास ये चीज़ है मेरे पास क्यों नहीं, फ़लाँ के पास ये चीज़ है मेरे पास नहीं। लेकिन हमेशा आप अपने पास जो है उस पर इक्तफ़ा करें, उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी नेमतों में इजाफा करता चला जाएगा। प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे, हम करेंगे ख़बरों से आगाज़ 11 बजे वाले सेगमेंट में। जिनकी बर्थडे है उनको भी विश करेंगे और साथ ही साथ हमारे सेगमेंट्स भी होंगे और इसके अलावा हमारे मेहमान भी इंशाअल्लाह हमें 11 बजे वाले सेगमेंट में ज्वाइन करेंगे। अभी आज की टॉप स्टोरीज। पहली खबर, हस्पताल निजकारी प्लान पर काम तेज, सरकारी हस्पताल के शोबा पैथोलॉजी को भी प्राइवेटाइज करने का फैसला किया गया है। अच्छा जी, बिजली के हवाले से भी बिजली सारिफीन की खबर भी शामिल करेंगे जी। बिलिंग ना होने की वजह से सारिफीन सस्ती बिजली बनाकर बिलों में कमी ना ला सके, ये बात हो रही है जी सोलर वाले सारिफीन की। इसके अलावा हर शहरी के लिए महफूज तरीन पंजाब, ये क्या खबर है ये भी बताएंगे और दीगर खबरें भी शामिल करेंगे। सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर रजा खान और हसन अली। अस्सलाम वालेकुम। मौसम में कुछ तब्दीली मुझे महसूस हो रही है कि एक्चुअली नहीं, मौसम में टेम्परेचर नीचे आया है। देखो कहाँ हम 45-47 पे जिंदा थे और कहाँ आज 30, 28, कभी 30, कभी 32, 30, 28 पे आता है। इस वक्त क्या औकात में आपको आप अगर घर में हैं तो आपको पंखा बताता है कि आपके इस वक्त मौसम पंखे की हवा चेंज हुई है, जो गर्म आग हवा थी वो क्योंकि इसलिए कि दीवारें जो गर्म थी सीमेंट पे हम सारा जिंदा हैं, सीमेंट के अंदर बल्कि कैद हैं ब्लॉक्स के अंदर, वो गर्म थी तो गर्माइश रहती थी। अब क्योंकि बारिशें मुसलसल हुई हैं और बादल रहे हैं मुसलसल, उससे वो दीवारें जो हैं वो उनमें ठंडक आई है और ज़मीन की जो तपिश है उसको भी कुछ ठंडक आई है। ये अगस्त का पूरा महीना भी गर्मी का जाएगा और वो मानसून वाली गर्मी तो ख़त्म हो गई ना। गर्मी तो जब देखें बरसात शुरू हुई, मेरा ये इख्तलाफ रहता है हमेशा, मई और जून गर्मी है, अगस्त और सितंबर ये जुलाई ये महीने बरसात के महीने हैं, इनको खुदारा गर्मी का महीना ना कहा जाए। इसमें जो हब्स है, इसमें जो हब्स है, ये जो हब्स है वो अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसी नेमत है जो हमें साल में एक दफ़ा कभी मेरा दिल भी खुश होता है कि आप इतने पॉजिटिव रहते हैं। ना आपको सुहाना बात लेना पड़ता है। आप मुझे बताएं, अपने घर में सुहाना बात बना के देखे कितना खर्चा, कुदरत ने आपको ओरिजिनल सुहाना बात दे दिया, जेन्युइन, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, जिसमें आपको ना बिजली खर्च होएगी, ना आपको एक लकड़ी का वो दरवाज़ा बनाना पड़ेगा, ना अपने मियाँ को कहना पड़ेगा कि भाई इसका वो फ़लाँ चीज़ ख़त्म हो गई, इसकी फ़लाँ ख़त्म हो गया है। हाँ, एक बात है, आपको पानी चाहिए, नहाना चाहिए, बिजली आनी चाहिए, ये है। लेकिन हब्स जो है ये हम सब के लिए एक नेमत है और जो लोग आज एसीयू में बैठकर सारा दिन गुजारते हैं मेरे जैसे, वो पछताएंगे जब उनका पसीना नहीं निकलेगा और उनकी जल्द पर जब हो रहे और सॉरी इस तरह के लफ्ज़ सुबह सुबह नहीं बोलने चाहिए, लेकिन जल्दी बीमारी मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने अगर हर चीज़ अपने वक्त के मुताबिक बनाई है तो उसमें उस परवरदिगार की कोई ना कोई हिकमत भी है। चलें जी पहली खबर की तरफ। सरकारी अस्पतालों के शोबा पैथोलॉजी को भी प्राइवेटाइज करने का फैसला किया गया है। अस्पतालों की निजकारी का जो प्लान था उसको अब तेज़ी से लेकर जाया जा रहा है। हसन क्या कहेंगे इसमें? ना देखें, सबसे मेन चीज़ ये है कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और सिर्फ हॉस्पिटल्स ही नहीं और भी जो कौमी इदारे हैं उनको प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाया जा रहा है। ऑनेस्टली एक मैं बात बताऊं, क्योंकि आम पब्लिक से लोगों से जब भी इंटरेक्शन होते हैं इस तरह की खबर से लोग परेशान हैं कि वो जो थोड़ा बहुत फ्री इलाज कहीं पे मिल भी रहा था, चलो धक्कों से मिल रहा था, मुश्किल मिल रहा था। वैसे आमिर भाई अगर आप शायद इख्तलाफ करें, मेरी तरफ आप देख रहे हैं, तो लोगों को लगता है अब शायद प्राइवेटाइज का नाम सुन के तो अस्पताल ही प्राइवेट। मैं अब हसन की तरफ देखता हूँ। नहीं, इसमें अब आप ये देखें कि जो टेस्ट हैं, अब इस खबर में लिखा हुआ है कि 75 जो आम टेस्ट हैं वो भी प्राइवेटाइज होंगे। अब आम आदमी वो 75 जो आम टेस्ट है, जिसमें मेरा ख्याल है सीबीसी भी शामिल होगा, जो कंप्लीट ब्लड टेस्ट, मामूली सा टेस्ट है ना, वो भी प्राइवेटाइज होगा। और 25 जो अहम जो मेन टेस्ट है वो भी प्राइवेटाइज होंगे प्राइवेटाइजेशन के थ्रू। तो अब आम आदमी के लिए तो फिर मसला आ गया ना। वही मैं आपको कह रही हूँ, जब वर्ड प्राइवेटाइज लग जाता है, हालांकि आमिर भाई कहते हैं अच्छा हो रहा है,
काम अच्छे तरीके से हो जाएगा, उस पर भी रोशनी डालेंगे कि इसमें आवाम इसमें को इसमें सहूलत ना मिलेगी देखें, या मेरी नहीं? एक बात सुने, एक बात है, आप उन इदारों को प्राइवेटाइज करें कि जो आपके खजाने के ऊपर बोझ है, लेकिन कम से कम ये जो हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल हैं या सरकारी स्कूल्स हैं, इनकी तरफ तो आप ना आए। हसन, बेहतरी अगर होती है और आवाम को अगर चले मामूली सा पे करके वो जो लंबी कतारों और 10-10 दिन का वो खत्म इंतजार नहीं होगा करके, सरकारी हॉस्पिटल में, वो खत्म हो ही नहीं सकती। उसकी वजह मेन ये है कि जो जितना बर्डन सरकारी हॉस्पिटल्स के ऊपर है वो खत्म नहीं हो सकती। इससे पहले कि जब्त का आलम टूटे उधर बढ़ जाते हैं। जी आमिर भाई, नहीं जब्त का आलम क्यों टूटेगा? मेरे ख्याल है हम इसको ना आसान समझा दें। नहीं, हम इसको मुश्किल बनाते चले जा रहे हैं। जैसे हसन अली ने बात की, मैंने इसके पहले क्या उन्होंने कहा जी कि लोगों को पहले ही महंगाई है, और वो जब आप सरकारी हॉस्पिटल में सरकारी बेड पर दाखिल हो जाते हैं ना, आपके टेस्ट जो है कराना उस हॉस्पिटल की जिम्मेदारी, यानी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। जी बिल्कुल है। अब होता यह है क्योंकि इत्तेफाक से मुझे हॉस्पिटल्स में रहने का, सरकारी हॉस्पिटल में रहने का इत्तेफाक हो चुका है एक से ज़्यादा मरतबा, ठीक है, 3-4 मरतबा। तो मुझे पता है कि वहाँ पर आज भी बहुत सारे टेस्ट जो हैं बाहर से करवाए जाते हैं, आज भी, आज के दिन भी। मैं जब वहाँ पे हॉस्पिटल में भी था या PKLI में था, तो बहुत सारे टेस्ट जो थे वो हॉस्पिटल्स में फैसिलिटी नहीं थी, ठीक है, और जो फैसिलिटी थी वो आप सोच नहीं सकते। आप कभी उनकी पैथोलॉजी लैब में जाकर देखें, गंदगी, सरकारी वो जो एक ख़ास किस्म की माइंडसेट है, वो माइंडसेट मौजूद होता है, और वो बदतमीज़ी वाला माइंडसेट है, और वो काम ना करने वाला माइंडसेट है। लोग परेशान रहते हैं। ये पैसा सरकार नहीं, आपने इसी खबर के अंदर लिखा हुआ है कि 2 अरब रुपए से ज़ायद का पैसा अब सरकार ने रखना है, जो कि उसने प्राइवेट लैब्स को देना है। लोगों को तो सहूलत मिल जाएगी इस प्राइवेटाइजेशन से। लोगों को एक वाजे कर दे चीज़, लोगों को टेस्टों के पैसे देने पड़ेंगे सरकारी हॉस्पिटल में। हाँ, अगर आपने वहाँ पे प्राइवेट रूम लिया हुआ है, एक सरकारी हॉस्पिटल के अंदर अगर आपने प्राइवेट रूम लिया है, वहाँ आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वार्ड में हैं तो वहाँ पर जितना खर्चा है सबको पता है कि वो सरकार करती है, ठीक है, चाहे वो ऑपरेशंस हैं, चाहे वो आपकी बैंडेज है, वो आपसे कोई उसका पैसा, वो जब दाखिल होते हैं तो वो जो फीस है वही बस देनी होती है। उसके बाद आपको ये कहा जाता है ये फलां टेस्ट यहाँ नहीं हो सकता जी, जाए करा के लाएं। आपको पता है इस बात? बिल्कुल पता है। और लोग वो जो वो बेड हैं जो उस पर मरीज पड़ा होता है, उसको घसीट के लेके जा रहे होते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से मनाजर देखे हैं। बिल्कुल पता नहीं हसन अली ने देखे नहीं देखे। ये तो अच्छा, अगर ये प्राइवेटाइज हो जगह तो क्या होगा आपको पता है? वो लिख के देंगे, खुद ही कॉल करेंगे, प्राइवेट का बंदा या मशीन आएगी, आपका टेस्ट लेगी, ब्लड लेना ब्लड लेगी, एक्सरे करना एक्सरे, जो भी इसके टेस्ट हैं 100 हैं, जिसमें से 75 जो हैं वो नॉर्मल है, और 25 वो हैं जो खास हैं, बहुत अहम है टेस्ट है। तो ये प्राइवेटाइजेशन, उस तरह की प्राइवेटाइजेशन जिस तरह से लोग समझते हैं, ये उस तरह की नहीं है। पैसे नहीं देने पड़ेंगे, तमाम लोग फैसिलिटेट होंगे जो कतारों में। ये एक और बात है, ये उसने बात की थी हसन अली ने, मैं उस पर कभी नहीं जाता। क्यों? हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स की कमी है। मसला फिर अगर वही रहा कि लंबी कतारों में हमने मासवाई एक नवाज शरीफ के किसी ने हॉस्पिटल्स के बारे में सोचा ही नहीं, किसी ने नहीं सोचा। उसने हॉस्पिटल्स बनाए। इस वक्त लाहौर में आपको जितने हॉस्पिटल्स नजर आएंगे वो उन्हीं के दौर के बने हुए हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, चाहे वो आपको PIC ले जाएं, चाहे आप जिना ले जाएं, चाहे आप सर्विसेज और उसका सर्विसेज का नया जो सिम्स बना वो ले जाएं, बाकी चीज़ें ले जाएं, आपको उसी दौर की नज़र आएंगी। तो एक बंदा वो था जिसने ये सरकारी हॉस्पिटल, अभी एक कैंसर केयर हॉस्पिटल बन रहा है जो मरियम बनाने जा रही है अपने बाप के नाम पर। तो मेरा ख्याल है कि सरकारी हॉस्पिटल ज़्यादा बने और ज़्यादा इलाकों में बने। मैं पहले ही हमेशा ये कहता हूँ, लाहौर से बाहर बने, डिवीजन्स में तो बने, पहले छोटे में बने ना, ताकि लाहौर के अस्पतालों का बोझ कम हो। अगर इतना बोझ होएगा तो मुझे बताएं, दुनिया का कोई मुल्क भी हो, मैंने अमेरिका और बरतानिया के हॉस्पिटल्स में लोगों को कॉरिडोर में लेटे हुए देखा है कोविड के दरमियान। जब लोगों की मरीजों की तादाद ज्यादा हुई तो कॉरिडोर में लेटाया हुआ था। आप वीडियोस अभी भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी यही हिसाब है, आबादी बहुत ज्यादा है, सर्विसेज उतनी कम है, फिर एक जगह पर दबाव बढ़ता है। पूरे पंजाब में एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल, आप मुझे बताएं, एक लाहौर में है सिर्फ, ऐसे ही नहीं, तो एक निगरान गवर्नमेंट में, गुजरांवाला में बना, चले एक निगरान गवर्नमेंट में कोई बहुत अच्छी, लेकिन हॉस्पिटल्स बनते चले जाएंगे। मुल्तान में बने, जीहान में बने, ये बहुत जगह बने। अगर ये होगा तो बोझ कम होगा, बोझ कम होगा तो लोगों को आसानियां मिलेंगी, आसानी होगी, इलाज अच्छा होगा। बस ये मेरा मौका होता है। मैं कोई ज्यादा पॉजिटिव बंदा, मैं नेगेटिव बंदा हूँ, आपको शायद इस बात का इल्म नहीं है। अच्छा, फिर यहाँ पे आके आपकी सारी पॉजिटिविटी निकल आती है, पता नहीं बाहर आप नेगेटिव रहते हैं। आई डोंट नो, जब आमिर भाई की CM का नाम आता है ना तो वो फिर वैसे ही पॉजिटिव हो जाते हैं। नहीं वैसे मैं अब इस चीज पे नहीं, वो आपको एक तरफ आपको हर खुशकुन चेहरा देखकर
अपनी मुस्बत जो है वो स्माइल देनी चाहिए मेरी तरफ। बिल्कुल देनी चाहिए। खबर की तरफ दोबारा आ जाते हैं। अच्छा, मैं अब ये बताना चाह रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि हमेशा लोग परेशान होते हैं कि अच्छा प्राइवेट हो जाएगा तो हमें जो फ्री इलाज मिल रहा है, ये टेस्ट फ्री होंगे। आमिर भाई ने वाज़ेह तौर पे बता दिया। सवाल यही है और समझाना भी आपने में यही है कि सरकारी अस्पतालों में वो जो लंबी लाइनें लगी होती हैं टेस्टों पे, आपको 4-4, 5-5 दिन का टाइम दिया जा रहा होता है। अगर वही मसला हल नहीं होगा तो जो लोग तकलीफ में हैं, जिनका इलाज होना ज़रूरी है, आमिर भाई कुछ लोग तो समटाइम इतनी तकलीफ में होते हैं, इमरजेंसी की सिचुएशन में होते हैं, तो उन्होंने वेरी नेक्स्ट स्टेप उनका इलाज शुरू होना होता है, तो टेस्ट ही नहीं होगा तो कैसे इलाज होगा? बात तो फिर वहीं की वहीं है। बच्चे वहाँ पे तो ऐसा है कि आपके पास इस वक्त भी, कल की खबर थी, आपको पता नहीं आपने लोगों ने डिस्कस की होगी कि नहीं की होगी, जाहिद चौधरी की एक्सरे की फिल्म नहीं है। ये कल की खबर है, ये तो हर रोज की खबर है। मैं कह रहा हूँ कल खबर थी। इसमें आमिर भाई मुझे इत्तेफाक हुआ है, ये जरा जनरल हॉस्पिटल मेरे बहुत करीबी जो है वो एडमिट, उनको अल्लाह ताला उनको सेहत दे, चचा है इनके, मेरे चचा है, उनको प्रॉब्लम ब्रेन का हुआ। ठीक है, हम पिछले 10 दिन से बायोप्सी के लिए, वो बायोप्सी की मशीन सिर्फ जनरल हॉस्पिटल में है, वो मशीन में एरर आ गया और उसके बाद आज 10 दिन गुजर गए, आज का टाइम दिया डॉक्टर ने। ये हालात है, इस चीज को ठीक करने की जरूरत है। अब ये खुशकुन खबर है कि नहीं है, तो इसमें मैं कैसे नेगेटिव जा सकता हूँ? बच्चे ये खुशकुन प्राइवेटाइज होने से ये मसले हल हो जाएंगे। ये मसले हल होंगे क्योंकि 4 लेबॉरेटरीज हैं जिन्होंने किया है, उनके टेक्नीशियन, मशीनरी, गवर्नमेंट से वो पैसे लेंगे, चार्ज करेंगे, जो वो गवर्नमेंट के लिए करेंगे उसका चार्ज वो गवर्नमेंट को करेंगे, गवर्नमेंट उनके साथ रेट फिक्स करेगी। ये क्योंकि वो होगा थोक का भाव। आई विश कि ये मसला भी फिर हल हो जाए कि जो 10 दिन के बाद टेस्ट का टाइम मिल रहा है, इनको तो मिल रहा है, जर्नलिस्ट है, इनको मिल रहा है 10 दिन। सही कह रहे हैं, मैं अग्री करती हूँ इस बात से, वाकई एग्री। या आम आदमी से पूछे जाके, उसको 2-2 माह का टाइम देती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो हालात अगर बेहतरी की तरफ जा रही हैं तो फिर मुश्किलात भी लोगों की कम होनी चाहिए। अगर आप बेहतरी ला के लोगों की लंबी कतारें लगी रहेंगी, लोग उसी तरह से परेशान रहेंगे, तो इस बेहतरी का किसी को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचने वाला। ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर ये है, बिलिंग ना होने की वजह से सार्फिन सस्ती बिजली बनाकर बिलों में कमी ना ला सके। मतलब एक के बाद एक अजाब आपने तैयार रखा है। आपने अपने सार्फिन को तो तंग करके रखा है। वो सारे जिन्होंने बिलों से जान छुड़ाने के लिए पता नहीं किस तरह अपनी ज़िंदगी मुश्किल बना के सोलर लगवा लिए, अब सोलर लगवाने के बाद वो अपनी बिजली बना के आपको बेचना भी चाह रहे हैं, आप डबल उनके लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। आमिर भाई, जिन्होंने सोलर लाए उन्होंने नाल 2-2 छितर भी मारो। आमिर भाई आपने भी लगवाया हुआ? मैंने बेशक एक प्लेट ही लगी हुई है, एक प्लेट लगी हुई ना, उन्हें घट वजनगी ना, जिसे पूरा घर सोलर थे उन्हें 2 छितर अजाफी वजने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सरकार की आमदन में रुकावट डाल रहा है। आप बात समझें, आप सरकार के उस नरखे पे हाथ रख रहे हैं जहां से उसकी कमाई होनी है, जहां से उसने खून निचोड़ना था, आप उस पर हाथ रख रहे हैं। आप उस ड्रैकुला के दांतों के सामने अपना हाथ रख के अपना हाथ जख्मी करें, यानी अपनी जेब खर्च करके 10 लाख 20 लाख लगा के सोलर लगा रहे हैं, तो आप उस ड्रैकुला को रोकना चाहते हैं, तो वो तो ड्रैकुला फिर आपको मारेगा, पड़ेगा आपको, बिल्कुल पड़ेगा। और वो सरकार है, तो सरकार तो आपको 2 छितर में भी नहीं कहे, मैं तो क्या 2 छितर जिन्हें सोलर लगवाया ना उन्हें तो बजने चाहिए। नहीं आमिर भाई, मैं ये अच्छा, ये छितर नहीं है तो क्या है मुझे बताएं, ये छितर नहीं है तो क्या है? जिसने 20 लाख रुपए अपनी छत पे लगा सही बात है अपनी सहूलत के लिए, अब उसको बिलिंग ही नहीं कर, वो जो उसको फायदा होना था, उल्टा आपने उसका बेचारे का वो सिंगल फेज मीटर उतरवा के 3 फेज लगवा दिया। रेट उसके डबल से भी ट्रिपल है, वो रेट वो भरेगा, आप उसको बिल भी नहीं पेश करेंगे, आपको पूछने वाला भी कोई नहीं होएगा, क्योंकि आप तो भाई प्रो डाटा पे, कल नेपरा ने फैसला जारी किया प्रो डाटा पे कि जी प्रो डाटा ना लगाया जाए, और ना लगाया, लेकिन जो आपने लगाया था उसका जो इम्पैक्ट आया अगले 6 माह के लिए मेरे पे जी, उसका कौन जिम्मेदार है जी? बिल्कुल। अब ये ओवर बिलिंग वाली शायद सिपरा की खबर थी, सोलर वाली, ये मेरे साथ भाई बैठा है जो चित्र के जिन्होंने अपने घर के ऊपर लगाया हुआ है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इनसे पूछे यार अगर इनके घर बिल नहीं आया इनके लिए क्या परेशानी होगी कि यार मैंने इतना पैसा भी लगाया और मेरे घर बिल भी नहीं आ रहा। और ये वाकई एक बहुत बड़ा ना ये एक लम्हा फिक्रिया है कि अभी तक लोगों को बिल नहीं आए, 3-3 महीने 2-2 महीने हो चुके हैं। अच्छा लेट्स सपोज बिल नहीं आते तो क्या मुश्किल होगी? सर मुश्किल ये होगी बिल भेजेंगे आपको, मैं बताता हूँ,
अच्छा। आप लेट से आप बिजली दे रहे हैं 500 की, ले रहे हैं 600 की। अब 6 माह 3 माह आपको बिल नहीं आया तो वो जो 600 है वो 1800 हो जाएगा। तो आपको पता है स्लैब रेट में 1 यूनिट ऊपर जाए तो 7000 रुपये पड़ता है। सही बात है। और यहाँ पे रेट क्या है, यहाँ पे अगर नहीं जो असल जो आपको समझ आई होगी। सोलर सार्फिन जो है वो 19 रुपए में अपना यूनिट जो बेचते है हैं। वो बेचते हैं, और उनको वापस जो आता है वो 72 रुपये में। वो इस टाइम अगर मैं किसी सोसाइटी की बात करूं तो वह 72 रुपए से कम नहीं है। 72 और 19 कितना फ़र्क आ गया। अच्छा खासा फर्क ठीक है है, भाई। तो यही फ़र्क जो है वो स्लैब रेट, जैसे आमिर भाई ने कहा है, स्लैब बढ़ेगा ऑटोमेटिकली टैक्स भी बढ़ जाएंगे, कीमत भी बढ़ जाएगी, और लोग जो है वो परेशान होंगे। और नहीं, क्या अब होगा, कोई इनको पूछने वाला नहीं है, ये जो सार्फिन के कोई साथ नहीं कर है। रहे हैं। अल्लाह है, अल्लाह ये ना ताला कहा तो सबको करें, ही कोई पूछने वाला है नहीं है। जी। अल्लाह के घर इन्होंने जाना है और वहाँ पर इनके साथ हिसाब होगा। यहाँ जितनी मर्जी बिजली चोरी करवा लें, बिजली चोरी के बिल दूसरों पे डाल दें, एक एक यूनिट का वहाँ हिसाब होगा। और ये लिखा जा रहा है जो मेरे बिल पे यूनिट लग के आए हैं प्रो डाटा के, ये नेपरा से लेकर लेस्को तक जितने अफराद इसमें मुलव्वस हैं, अल्लाह उनसे पूछेगा। और अल्लाह उनसे जब पूछेगा तो ये फिर पूछते फिरेंगे कि हमारा कसूर क्या है। तो उनको बताया जाएगा कि इन्हें क्यों निकाला कब्रों से निकाल के मारा जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रही है कि यहाँ पर आप अपने लिए अगर आसानी पैदा भी करना चाहते हैं तो वो लोग जिनका काम सर्विस डिलीवरी है वो आपको परेशान कर रहे हैं। मतलब अब वो सारे जिन्होंने कमेटियाँ डालकर उधार पैसे उठाकर सोलर लगवा लिए, वो तो ना इधर के रहे हैं ना अब उधर आपको के बात रहे हैं। समझ आएगी मैं क्यों कहता हूँ कि प्राइवेट करते हैं यार। हमें नहीं चाहिए ये 65 लाख का चेयरमैन लेस्को, हमें नहीं चाहिए नेपरा का कोई 80-85 लाख रुपए का सही बात सरबराह, है। हमें नहीं चाहिए। आप प्राइवेट कर दें यार, ताकि हम किसी का गिरेबान तो पकड़ सके। कोई बंदा तो है जिसका हम गिरेबान पकड़। अब सरकार का गिरेबान कौन पकड़े? कौन पकड़े? अच्छा, अब पकड़ ही नहीं इसमें सकते इसमें इसमें सिंध देखे ना, सिंध कराची में के इलेक्ट्रिक है, वो प्राइवेटाइज कंपनी है, उसका ताल्लुक नहीं है गवर्नमेंट से। लोग उस जो भी कुछ होता है लोग उसके सर पे चढ़ते हैं। सही बात है। और उसके खिलाफ कर, हालांकि वो सबसे मजलूम कंपनी है ये पूरे पाकिस्तान के अंदर। ऐसे ही परसों वहाँ पे एक नेटवर्क पकड़ा गया है, 600 घरों को वो पिछले कई साल से बिजली फराहम कर रहा है चोरी की। वो अपनी तर्ज पर एक छोटा लेस्को खुद था, 600 कोई कम घर नहीं 600 घरों 600 को घर ये परसों पकड़ा गया नेटवर्क। तो के इलेक्ट्रिक में तो चोरी इतनी है कराची में, और वहाँ पे बदमाशी इतनी है, और वहाँ पे मैं ये नहीं कहता कराची के लोग बुरे हैं, लेकिन वहाँ पर भी एक माफिया है जो बिजली आमिर भाई चोरी ये करता हर है और जगह फिर पे है। वो ये आपके यहाँ पे भी आप यहाँ लाहौर के बाहर निकलें, गांव वगैरह में कहीं जाएं, आप वहाँ पे है क्यों नहीं, नहीं है? बंद रोड के साथ साथ फैक्ट्रियों में चले गए। हाँ, वहाँ चले जाएं, ठीक है। हमारे बड़े नामवर लोग हैं जिनकी फैक्ट्रियों में गैस भी चोरी होती है, बिजली भी चोरी होती है, वो इनकी लेस्को या सुई गैस की मिली भगत के बगैर तो नहीं हो आप सकती। मुझे ये बता दें, वो सारिफ तो परेशान है इस टाइम बैठ के, जो स्क्रीन पर हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं, वो तो बेचारे परेशान हैं। कोई हल तजवीज़ करना चाहेंगे उनको? जी बिल्कुल हल है, सजेशन है? बिल्कुल नहीं, हल है। मजाक वाली बात नहीं कहिएगा। मैं तो serious। मजाक करता ही नहीं हूँ। मैं तो उनसे कहता हूँ कि आप सूरह असर पढ़ा करें अपने हर दिन में, हर नमाज के बाद कम से कम 3 मरतबा सूरह असर पढ़ा करें। उसमें जो सब्र की तलकीन है वो हम सब्र सब ही मुसलमानों आमिर भाई के कब लिए तक है। सब्र करेंगे? और वो जो सब्र है जिन्होंने करना है, ये सब्र सूरह तो मेरी असर वाला- अम्मा भी मुझे कहती रहती हैं, सूरह सब्र असर कर वाला लो, सब्र, सब्र कर आपको लो। सब्र की ताकत का अगर आप हम लोगों को पता चल जाए ना, और देखें अल्लाह कैसे इनसे बदला लेता है। ऐसे एक आपने घर छोड़ से दिया सब्र ना, की तलकीन मिलती आपने है। सब्र पे आ गए, आप सब्र पे आ गए, तो अल्लाह ताला इनके दिलों को सुकून देगा और उनसे बदला लेगा जो ये काम कर रहे हैं। आज वो छोटी छोटी नौकरियों के लिए आपने बच्चे बाहर भेज दिए होंगे भाईजान, जितने भी लेस्को के बड़े अफसर हैं सबने इनका निकाले, इनके डाटे बच्चों के बाहर होंगे, ये यहाँ पे होंगे सिर्फ कमाने के लिए। लेकिन ये जितना मर्जी बाहर चले, आप भाग जहाँ मर्जी जाएं, जब वक्त नज़ा आना है उस वक्त आपको पता चलेगा कि कौन नुकसान में रहा, कौन फ़ायदे में रहा। जो इस दौरे दजाल में, ये दजाल का दौर है, दौरे दजाल में जो सब्र कर गया वो फल पा गया। वो जो कहते थे ना कि दजाल के एक हाथ में आग होगी, एक हाथ में नहरें और हूरें होंगी, तो लोग जो हूरें और नहरें समझ रहे होंगे वो दोज़ख होगी, और जो आग समझ रहे होंगे वो जन्नत होगी। हम आग में हैं, हम जन्नत में हैं। आप इस वक्त हूरों में हैं, आप दोज़ख में हैं। ये समझ आएगी जब वक्त नज़ा आए। सब्र कीजिए, सब्र की अच्छी, इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है। एक ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा जी, हर शहरी के लिए महफूज तरीन पंजाब दिसंबर तक 18 शहरों में सेफ सिटी
कायम कर दी जाएगी। सीएम साहिबा ने आते ही इस चीज़ पर बड़ा फोकस भी करना शुरू किया था। सॉरी आमिर भाई, मैं आपकी तरफ आ जाती हूँ। ये बड़ी अच्छी बात है, और फेक सिटी जो बनेगी उससे जो है लोगों को शायद सहूलत मिल जाए, क्योंकि लाहौरियों को तो मिली नहीं। और लाहौर सेफ में सिटी है, फेक सिटी। फेक सिटी कहा है ना आमिर भाई ने। मैंने तो कहा है फेक सिटी, मैंने तो कहा ही नहीं सेफ सिटी। सेफ सिटी दूसरे मुल्कों में होती है जहाँ पे कैमरे चल रहे हो, और कैमरे अगर बंद हुए तो वहाँ पे कैमरे लग जाते हैं, चलते नहीं है, तो यहाँ फेक सिटी यहाँ बनती कैमरों की है। बैटरियाँ चोर निकाल के ले जाते हैं, जिन कैमरों ने आपकी हिफाजत करनी है। अगर आपको मैं मजे की बात बताऊँ, थाने के अंदर से मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है, अंदाजा करें आप। गाड़ी चोरी हो जाती है, हाँ। सामान चोरी हो जाता है, और चोर हमारे अंदर है, हम कैमरों से ढूंढ रहे हैं बाहर है। सही बात है। मतलब तो मैंने इसलिए कहा कि ये फेक सिटी बनेगी। लाहौर कौन सा सेफ सिटी बन गया? चले मुझे ये समझा दे कोई बंदा। लाहौर में स्ट्रीट क्राइम बढ़ा के कम हुआ? नहीं जी, कोई नहीं बढ़ा ना, बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ, कम नहीं हुआ, बढ़ गया। बढ़ गया। तो मुझे बताएं लाहौर सेफ सिटी है? क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कैमरों का वो इस्तेमाल किया ही नहीं। हम कैमरों से गंदगियां ढूंढ रहे हैं, हम कैमरों से पानी ढूंढ रहे हैं, हम मुजरम नहीं ढूंढ रहे। और दूसरा, मैं ये हमेशा कहता हूँ, जहाँ ढूंढना चाहे वहाँ ढूंढ भी सकते हैं। ये इंग्लैंड में काम करके आया है, ये जर्नलिज्म वहाँ तक करके आया है। इससे पूछें कि वहाँ कोई मकान, कोई दुकान कैमरे से खाली है? नहीं, सवाल ही पैदा और वहाँ पे लोगों ने खुद अपनी मदद आपके तहत भी कैमरे लगवाए। यहाँ पे लोग लगवाना नहीं चाहते। मैं हमेशा मैं इस बात का हुनर होता हूँ, लगवाते हैं, बहुत कम लगवाते हैं। 4 करोड़ का घर लेते हैं, 30,000 रुपए के कैमरे नहीं लगवाते। आपको सिक्योरिटी कैसे मिल सकती अच्छा, है? इसमें ना मैं आपके कैमरे में आ जाएगा, आपका चलता चलता चोर जहां भी जाएगा, जहां वो अपना हेलमेट उतारेगा, वहां पे कैमरे में आ जाएगा। कैमरे में आ जाएगा। अगर आप सब लोग अब दुकानों पे, गवर्नमेंट इस पर कानून साजी करते खुदारा, या आप सेफ सिटी बनाना चाहते हैं जरूर बनाएं, लेकिन फेक सिटी ना बनाएं। ये ड्रामेबाजी बंद करें। आपसे लाहौर चल नहीं रहा तो आप बकाया पता नहीं कितने शहर, 18 शहर, ये पीर 18,000 वाला 18 जो है, इसको खत्म करें। इसमें ना अब मैं एक चीज़ बड़ी मज़ेदार, जो सबसे अहम चीज़ है, लाहौर में जिस जगह मैं रहता हूँ उस सोसाइटी में एनओसी शिफ्टिंग का उस वक्त तक नहीं मिलता जब तक घर में सिक्योरिटी सिस्टम ना लगा हुआ हो। अच्छी बात है। ठीक है, और वो उनके सिस्टम से कनेक्ट ना किया जाए उसको, उसमें वो बाकायदा वो अपना सिस्टम, उसके पैसे वो लेते हैं, वो अपना सिस्टम लगाते हैं। उसके बाद एक सिम जो है वो हमने लेनी है, वो जो सिस्टम है उसके अंदर वो सिम डलेगी और वो उनके सिस्टम से कनेक्ट हो जाएगा। सही। मैं घर से बाहर गया हूँ, मैंने घर अपना लॉक कर दिया, वो उनको पता लग गया कि घर लॉक है, और कहीं पे अगर कोई ऐसी चीज़ होगी तो वो उनका राइडर जो है, उनकी जो अपनी सिक्योरिटी है, वो फौरन जो है वो पहुंच जाता है, और जो मालिक है उसको कॉल कर देंगे। सही। कि आपके घर में हमने ये लाइट जलती हुई देखी है। ये मैं आपको छोटी सी बात सही कह रहा हूँ, ये है। तो क्यों नहीं कैमरे लगवाते लोग? अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको याद होगा आज से कुछ अर्सा पहले नहर पे जो कैमरे लगे थे कैनाल पे, वो काम करते थे। लोगों ने इशारों पे जो कैमरे लगे थे वो काम करते थे। लोगों ने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना शुरू किया था। जब चलान ई चलान घरों में आते थे, लोगों ने स्पीड लिमिट को भी फॉलो किया, लोगों ने सिग्नल्स को भी फॉलो किया। जब ख़त्म हो गए, आपके सामने या आपके दफ्तर के बाहर का जो इशारा है, ये मिसाल है कि कोई यहाँ पे सब्र नहीं करता। जब तक इस तरह की ये कंप्लीट जो है इसको नहीं करेंगे, सेफ सिटी नहीं बन सकता। आप जो मर्जी कर लें। और जैसे आमिर भाई ने कहा है कि स्ट्रीट क्राइम जो है वो बड़ा है, कम नहीं हुआ, तो बात ये है कि इस सेफ सिटी बनाने के लिए सबसे पहले जो इम्प्लीमेंटेशन है वो करें, और इस पे कानून साजी जो है वो ऐवान में होनी चाहिए, असम्बली में होनी चाहिए, कि जो भी घर खरीदता है, दुकान या घर, दुकान वाला अपने दुकान में 2 कैमरे लगाए, एक अंदर एक बाहर, घर वाला अपने घर की पूरी सिक्योरिटी जो है वो करे, तब जाके ये चीज़ें सेट होंगी। वरना आप जो मर्जी करते रहें, ये इस तरह की खबरें, इस तरह के इजलास करते रहें, सीएम साहब करती रहे। लोगों का भी फर्ज है, लोगों का फर्ज है, ये कैमरे तो लगाए ना। आमिर भाई आपने एक बड़ी अच्छी बात की है, करोड़ों रुपए का घर ले लिया जाता है। सीएम पंजाब फ्री वाईफाई सर्विस क्या है आमिर भाई? ये भी बड़ी मजेदार चीज है। आमिर भाई को बताने दे। नहीं, वो कैसा मजेदार चीज होगी? बताएं। आमिर भाई आप बताएं ना। बता दें, चलिए बता। नहीं कुछ नहीं, ये मुख्तलिफ चौकों पे खड़े होके आप वाईफाई से कनेक्ट करें। अच्छा। और हुकूमत को, वो वाईफाई कहाँ पे मिलेंगे? हुकूमत और सीएम के खिलाफ जो आप लिखना चाहते हैं वहाँ से लिखें और वहाँ से हट जाएं। आप वहाँ से डिस्कनेक्ट भी हो जाएंगे और आपको हो जाएगा। ये अच्छा वाईफाई सिस्टम है। ये उसी तरह से जिस तरह से लैपटॉप जो जिस गवर्नमेंट ने दिए थे, बच्चों ने बैठ कर उसी गवर्नमेंट के खिलाफ जो है बातें लिखी थी सोशल मीडिया के ऊपर। तो वाईफाई वाला तो पूरी दुनिया में कंसेप्ट है, आपको भी पता है, फ्री वाईफाई मिलता है।
और ये अच्छा है अगर लोग इसको पॉजिटिवली इस्तेमाल करना चाहें तो। सही। लेकिन अगर आप नेगेटिव इस्तेमाल करना चाहते हर हैं, किसी तक आसान रसाई होगी इसकी। जी बिल्कुल है। ठीक है। या आप जाएं, अगर आप कभी सर्विसेज हॉस्पिटल के बाहर जाएं तो बाहर जो स्टॉप है, बस स्टॉप, मैंने वहाँ पे तजर्बा किया था, मुझे तो मिल गया था। अच्छा। वहाँ पे आपने जाके तो वाईफाई पे सिर्फ कनेक्ट करना था पंजाब गवर्नमेंट, लेकिन वो शहबाज शरीफ साहब का दौर था। अच्छा। अब नहीं है। आपका मुझे नहीं पता कि आप पॉइंट्स कौन से हैं। उस दौर में मैंने किया था तो मेरा वाईफाई कनेक्ट हो गया था, लेकिन वो बड़ा लिमिटेड होता है, उसमें आप वो जो अच्छी वाली साइट्स हैं वो खोल नहीं सकते हैं। उसी एरिया में आप वो यूज़ कर सकते हैं सर? जी जी, उसी एरिया में। जब आप अगले एरिया में जाएंगे तो अगले आप लेट से आप मॉल की तरफ चले गए तो वहाँ का आपको दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसकी एक रेंज है, अपनी अपनी रेंज के अंदर भी काम कर रहा हूँ। आप तो इसी में ट्राई कर लेंगे कि सीएम का वाईफाई कुछ सर्विस ऊपर सीएम की तस्वीर भी आएगी तो चलें इसको ट्राई करके देख लें। कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे सीएम की तस्वीर रास्ते में बेशुमार जगहों पे लगी होती है, सलाम करता हुआ आता हूँ। इसमें ना ये जितने आपके, फिर वही बात है, सेफ सिटी के जो कैमराज हैं ना उनको ज़ाहिर है इंटरनेट से कनेक्ट किया गया। वो जहाँ पे काम करता है वहाँ पे इंटरनेट काम करता है, और वहाँ पे वो कैमरे के साथ एक बॉक्स लगा हुआ है, उसके ऊपर वाईफाई का लोगो भी लगा हुआ है ताकि लोग यहाँ पे आके कनेक्ट कर सकें। आमिर भाई वाली बात कि सर्विसेज हॉस्पिटल में किसी ज़माने में था लेकिन अब नहीं है, और ये सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर भी था, इसकी रसाई थी, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। तो शायद बन जाए, अच्छी बात है। आमिर भाई बननी चाहिए, ये पूरी दुनिया में है और ये अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए। आप इतनी बड़ी वो फायरवॉल एक बना रहे हैं ताकि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल ना हो सके, तो फिर ये भी तो सहूलत दें ना लोगों को कि उनको इंटरनेट की स्पीड भी सही मिले। स्टूडेंट्स के लिए बड़ी ये ज़रूरत है। सम टाइम आपको बस स्टॉप्स पे, आपको अस्पतालों के बाहर कहीं पे भी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ सकती है। बिल्कुल सही बात है। और जहाँ कहीं किसी की भी रसाई नहीं हो सकती है, आपका मोबाइल फ़ोन समटाइम सिग्नल वगैरह ड्रॉप हो जाते हैं, अगर ये सर्विस मिल जाए तो बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। ब्रेक का कहा जा रहा है, हम ब्रेक के बाद आते हैं। जी वेलकम बैक वंस अगेन। खबर यह है, महकमा एक्साइज एडवांस टोकन टैक्स वसूल करेगा। ओवरसीज शहरियों से 3 से 5 साल के एडवांस टोकन टैक्स वसूल किए जाएंगे। हसन, ये सिर्फ ओवरसीज के लिए है? इसमें जो है वो इनिशियली इंटर प्रोविंशियल और ओवरसीज शहरी जो है, ठीक है, उनको ये टैक्स जो है वो देना होगा। ये एक तरह से अच्छी चीज़ भी है। मुझे तो इजाफी बोझ लग रहा है। नहीं, इसमें देखें, अब जो ओवरसीज है वो फ़र्ज़ करें कि वो गाड़ी जो है वो उन्होंने यहाँ आके ख़रीदी है, आके ख़रीद के वो चले गए हैं वापस। अब अगला साल आ गया, टोकन टैक्स देना है। वैसे तो ऑनलाइन सिस्टम अब है, टोकन टैक्स पे हो सकता है ऑनलाइन भी, ठीक, लेकिन अब वो चले गए हैं, उनके जहन में नहीं रहा कि टोकन टैक्स जो है वो पे करना है। तो अगर ये इस तरह से किया जाए कि 3 से 5 साल का जो टोकन टैक्स है वो पहले ही वसूल कर लिया जाए। ऑनलाइन सिस्टम है, आप दुनिया में जहाँ कहीं बैठे आसानी से पे कर सकते हैं। अगर नहीं पे कर रहे तो आप उस पर फाइन रख दें। वो फाइन करते भी हैं, ये नहीं है कि नहीं करते। जैसे अब इसकी एक मिसाल ये है कि जो 1000 सीसी तक गाड़ी है उसको एक ही दफ़ा टोकन टैक्स देना है, लेकिन वो इस दफ़ा जो फाइनेंस पे लाया था उसमें कुछ ऐसी चीज़ की गई कि अब जिसने ट्रांसफ़र करवाना है उसको भी वो पूरी फ़ीस देनी होगी। सही, वो बहुत ज़्यादा गलत चीज़ थी आम आदमी के लिए। लेकिन ये मेरे ख्याल में ये एक अच्छा स्टेप इस तरह से होगा कि जिसने गाड़ी लेनी है, जो बाहर चला गया है, उसने एक ही दफ़ा अपना 3 या 5 साल का टैक्स जो है वो पे कर दिया। इसमें जो लोकल मेरे ख्याल शहरी अभी शामिल इसलिए नहीं किए गए क्योंकि वो हर 6 महीने या साल बाद गाड़ी चेंज कर लेते हैं। सही, ऐसे है। तो वो ये वाली चीज़ है। तो इसमें मेरे ख्याल में ये एक अच्छा स्टेप होगा, इससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी जनरेट होगा और साथ आई विश उस रेवेन्यू के नतीजे में लोगों को भी कोई सहूलत दे ही दे। महकमा एक्साइज, आमिर भाई। मेरा नहीं ख्याल, मेरा तो वैसे मुझे टोकन टैक्स की आज तक समझ नहीं आई है। मैं तो बचपन में वो टोकन लेके गेम खेला करता था, वीडियो गेम होती थी वो, उसमें वो टोकन था। ये आपको पैसे, ये जो जगह टैक्स है इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। और जब आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो एक ही मरतबा में गवर्नमेंट जितना टैक्स लेना चाहती है ले, जैसे उसके बाद आपको जैसे 1000 सीसी पे है या बाकियों पे भी होना चाहिए। देखें, मुझे नहीं समझ आती कि ये क्यों ये है कि हर साल आपने टोकन टैक्स देना है। आप एक दफ़ा टैक्स ले लें उससे, आप एक दफ़ा ले लें, आप भी सुकून में और कंज्यूमर भी सुकून में चला गया। बिल्कुल। हाँ, जब वो गाड़ी ट्रांसफ़र करे, जो भाई ने कहा है कि उन्होंने नया बना दिया कानून, उसमें आप फिर आपको हाफ टैक्स ले लें। हाफ नहीं आमिर भाई, वो पूरा देना। चलो, आप पूरा ना लेना, हाफ ले लें। तो आप गवर्नमेंट रेवेन्यू इस तरह भी इकट्ठा कर सकती है। लेकिन ये क्या है कि आपने लोगों के सर पर एक तलवार 1 साल की लटकाई हुई है। सही। साल ख़त्म हो गया तो ये करें, साल ख़त्म हो गया तो वो करें। पहले ही बहुत अजाब हैं, पहले वो फाइलर बने, ये करें वो करें। ठीक है, ये आपने टोकन टैक्स लेना ले लें, लेकिन जब गाड़ी ख़रीदे
मुझे पता है जनाब मैंने 35 लाख रुपए की गाड़ी ली है, इसमें 5 लाख रुपए मैंने टोकन दिए, मेरे 40 लाख रुपए लेने हैं तो जाना है शोरूम पे। समझ आई ना बात। मैंने 5 लाख दे दिया, उसके बाद मुझे ये फिक्र नहीं है कि मुझे रास्ते में फैमिली के साथ रोक कर तो मुझसे कहा जाएगा निकालो नहीं तो गाड़ी बंद है, और मैं अगर इशारे पे खड़ा हूँ, जो मेरे साथ वाकया पेश आया था, तो गाड़ी की पीछे नंबर प्लेटें जो है वो पेचकस लेके प्लास लेके कि बंदा खोल रहा होगा कि जी मैं एक्साइज तो हूँ। आपके साथ ये परेशानी और ये झगड़ा नहीं होएगा। सही बात है। तो आप एक ही दफ़ा टैक्स लें, जान छोड़ें भाई, खुदा का वास्ता है। ये आपने बिलों के अंदर भी यही ड्रामेबाजी की हुई है। आप उसका एक स्केल बनाएं, उसमें आपने लिखा होता है 35 रुपये टीवी के, FDA इतना, फलां इतना, जनरल से सारे बहुत सारे टैक्स हैं। तो आपने इतने लंबे खाने बनाए। मैंने इंडिया का एक बिल देखा है, उसमें है टैक्स, सारे टैक्स हैं उसमें, लेकिन उन्होंने 2 खाने बनाए हैं, वो उन्होंने ले लिया टैक्स। बिल्कुल किसी को कोई वो कहता भी नहीं है कि 15 टैक्स लगे हुए हैं जी। 15 टैक्स ना लगाएं भाई, एक ही दफ़ा में गाड़ी का एक टैक्स लें जिसको आप टोकन टैक्स का नाम दें, और जान छोड़ें लोगों की। क्यों लोगों को तंग करते हैं, जगह जगह नाके लगाते हैं, आपका स्टाफ भी लगता है, आपका पेट्रोल भी लगता है, वो स्टाफ भी बेचारा खप रहा होता है, झगड़ रहा होता है, लोग भी परेशान होते हैं। ओवरसीज के लिए तो आप सहूलत दे रहे हैं, सहूलत से ज्यादा तो मुझे और मजे की बात यह है कि ओवरसीज को सहूलत दे रहे हैं, और जो यहाँ पे रहने वाला है उसको अजाब दे रहे हैं। आमिर भाई उसने 6 महीने आप अंदाजा करें, मुझे क्या पता यार, साल बाद किसने 6 महीने साल बाद, से लोग हैं आमिर भाई, कितने साल हो गए आपकी गाड़ी को, छोड़ दें यार, बहुत सारे लोग हैं। आप बहुत सारे वो लोग होंगे जो आपकी तरह रपति होंगे, जो मेरे तरह बेचारे, अल्लाह आपकी ज़बान जो बेचारे दफ्तर की गाड़ी पे घूम रहे होंगे, हम भी दफ्तर की गाड़ी उनका क्या हाल होएगा मुझे बताएं। आप कहते हैं 6 महीने के बाद बदल जाते हैं, कहाँ बदल जाती है, कौन बदलता है भाई? नहीं है लोगों के पास इस्तेमाल। आमिर भाई जिनके पास, हाँ वो बदलते हैं, जिन्होंने अब 13 करोड़ की खातर अपनी गर्लफ्रेंड को गाड़ी देनी थी तो उसके लिए उन्होंने बाप को कत्ल कर दिया, वो लोग होंगे, वो मदूदे चंद होंगे इस तरह के लोग। मैं आप उन लोगों की अच्छा, इसमें ये एक और चीज़ है कि ये टैक्स, टोकन टैक्स तो चलें ये लेते ही लेते हैं, लेकिन इसके बदले आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है वो ताखीर का शिकार है, नंबर प्लेट्स वो टाइम पे नहीं मिलती। तो सबसे पहले इस चीज़ को तो दुरुस्त कर लें। ये तो चलें एक है कि मैंने वही कहा ना कि आप एक तरफ चलें, अगर इससे रेवेन्यू जनरेट कर भी लेंगे तो उसके ऑल्टरनेट पर आपके सारिफ को क्या मिल रहा है? कोई सहूलत नहीं। वो तो आप मजीद काम मसला जो है वो पेचीदा बनाते चले जा रहे हैं। अच्छा, एक और बहुत अहम खबर है जी, महंगाई बहुत ज़्यादा है, ऐसे में सस्ता प्रोटीन ब्रायलर कुछ सस्ता नहीं रहा, 700 रुपये किलो तक फरोख्त होता रहा, गिरा फरोशी, 3 जुर्माने किए गए। मतलब आपके असिस्टेंट कमिश्नर बाहर निकले हैं, 2666 मकामात को उन्होंने चेकिंग किया, 19 मुकदमात, 109 खिलाफ वर्जियाँ, सब ड्रामेबाजी है। एक कमेंट चाहिए। मेरा ख्याल है कि बिलाल यासीन जो काम कर रहे हैं ना मुर्दा मुर्गियों के ऊपर, ये उसकी वजह से रेट बढ़ गया। मेरा अपना जाती है, मुझे नहीं पता इस बात का। ये जो मुर्दा मुर्गियों वाला नेटवर्क है, ये सारा ये शुरू होता है जहाँ पे आपके चाहे वो कंट्रोल शेड हैं, चाहे वो दूसरे मैनुअल शेड्स हैं, वहाँ मुर्गियाँ मरती हैं तो उनको बेचा जाता है। वो पकड़ा गया है तो गोश्त की किल्लत जो है वो मेरा ये मानना है कि बिलाल यासीन और फूड डिपार्टमेंट की जो सख्ती है उसने ये असर किया है। मेरा ख्याल है इस पर अब हुकूमत को एक्शन में आना चाहिए और कंट्रोल रेट पर बकवाना चाहिए। हुकूमत को एक्शन पे आना चाहिए, क्योंकि इस वक्त बात फिर वही है, सरकारी रेट जो है वो 594 रुपये है और शहर में 700 750 रुपये तक जो है वो गोश्त बिक रहा है। हर इलाके का अपना रेट है, हर इलाके का अपना रेट है। होश इलाकों में चले जाएं। और मैं लाहौर शहर में एक बहुत बड़ा जो ये डिपार्टमेंटल स्टोर है, चेन है, उनकी पूरे पाकिस्तान में चेन है जी। इत्तफाक से मैं संडे वाले दिन वहाँ गया, मैंने ऐसे ही पूछा, मैं वहाँ से लेता नहीं हूँ लेकिन मैंने वैसे ही रेट पूछा तो वही बात है, 750 रुपये साफ़ी मुर्गी का गोश्त जो है वो मिल रहा था। और 600 कुछ नहीं 594 रुपये ही रेट था सरकारी रेट, सरकारी। ठीक है, तो इन स्टोर्स पे भी कार्रवाई हो। आम दुकानदार को तो चलें पकड़ के जुर्माना कर देते हैं, उसको सब कुछ करते बड़े हैं, स्टोर्स पे भी बड़े स्टोर्स को तो पकड़े सबसे पहले। बिल्कुल सही। तो ये चीज़ है कि ये गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो अपना जारी करदा रेट है कम से कम उसको फॉलो करवाएं, अदरवाइज तो लोगों के लिए मुश्किलात ही हैं। सो ये जो असिस्टेंट कमिश्नर छापे मारे हैं हसन, ये क्या? देखें, असिस्टेंट कमिश्नर छापे इस तरह से या तो होना प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की तरह, एक नई टीम मरियम साहिबा बना रही थी। हाँ जी, वो टास्क फोर्स थी,
वो टास्क फोर्स जो थी, अच्छी वाली बात इसने कहा, मैंने तो अब सुना था खबर, आपसे शेयर कर दी। ये वो सारी ये कॉमेडी होती है, ये कॉमेडी गवर्नमेंट्स होती करती रहती हैं इस तरह की, वो ये बना दो वो बना दो। ये असिस्टेंट कमिश्नर फिर क्यों उनको कितने करोड़ की गाड़ी है जो फॉर्च्यूनर है आजकल? आमिर भाई तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ की, 2.5 करोड़ की गाड़ी दी हुई तमाम है ऐसी कि जाके साहिबान को। टमाटर के रेट चेक करो, और वो गाड़ी के अंदर ही बैठ के टमाटर के रेट चेक करती है। वो खुद तो जाते भी नहीं है, मैंने ड्राइवर आपको को भेज बताया, देंगे। आप इस शहर की तजावजात देख लें, ये असिस्टेंट कमिश्नर्स की कारनामे होते हैं, नहीं है ना? अब आप LDA है, ये असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, करोड़ों अरबों रुपए इन पर खर्च हो रहा है, लेकिन ये किसी काम के नहीं हैं, ना प्राइस में स्टेट काम के आएंगे नहीं। ये अगर काम करने वाले होते हो, आप जितनी मर्जी टास्क फोर्स, आपने पुलिस की को 15 फोर्सेज बना ली, वैसे ही कोई पीरू, कोई डोल्फन, कोई अब तो नजर भी नहीं SPU, आती। अब पता नहीं क्या क्या गाड़ियां थी उनके जब पास, नई नई बनती है तब नजर आती है, ऐसी अब तो चलते नजर थे, नहीं करोला आती। से सारा ऐसी कुछ है, था, ऐसी कैमरे लगा दिए गाड़ी के ऊपर। क्या जराइम कम हो गया? नहीं, क्योंकि वो खुद ही जराइम पेशा लोग हैं, वो खुद ही छुप गए। अब ये जो टास्क फोर्स बनाई है, ये इसने जाना है, इसने अपनी दिहाड़ी लगानी है और ये दिहाड़ी लगाई है, लग रही है, हमारे मोहल्ले के तंदूर वाले से दिहाड़ी लगाई है। आमिर भाई ये हर जगह पे ये होता है, कार्ड दिखा के तंदूर वाले से कि तुम महंगी रोटी बेच रहे हो, पैसे लिए और चले गए जनाब। अब ये जो पैसे नहीं देगा उसकी पर्ची काटेंगे और कहेंगे ये वो जो आपने कहा था ना कि सूरह असर पढ़ लिया करें, मेरे ख्याल से वही कर लेना चाहिए, और तो कुछ नहीं होना चाहिए। मैं लाजमी ये करूंगी। आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, हाथ का हुनर जो है वो आपको कभी भी कहीं पर भी मार नहीं खाने देता। बड़े बड़े आर्टिस्ट, बड़े बड़े हम आपको वो लोग अपने शो में मिलवाते रहते हैं जो कि ज़बरदस्त कारनामे सर अंजाम देते हैं। अभी कल ही हमारा एक गेस्ट था जिसने हैरान कर दिया कि उसने कैसे यूज़लेस पेपर जो आप कहीं पे भी फेंक देते हैं, वो अखबार हो, कागज़ का टुकड़ा, उसमें उससे पेंसिल बना कर दिखा दी। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सिर्फ वक्त मांगती हैं, आपकी अटेंशन मांगती हैं, और आपका हाथ का हुनर आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कामयाब ज़िंदगी गुजारने का एक हुनर सिखा देता है। नो डाउट आपकी तालीम की अहमियत, उससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन वो लोग जो कि कहीं ना कहीं या किसी वजूहात की बिना पर तालीम हासिल नहीं कर पाते, टेक्निकल एजुकेशन उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ख़ासतौर पर अगर हम बच्चियों की बात कर लें तो बहुत सारी ख़वातीन आज घर बैठे अपने हाथ के हुनर के बाइस, सोशल मीडिया का ये दौर है, आप अपना काम पूरी दुनिया में दिखा भी सकते हैं, ऐसे अच्छे कमा भी सकते हैं। बहुत सारे लोग घर बैठ के बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कुछ ड्रेस डिज़ाइन कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन कवर बना रही हैं, खाना बना रही हैं, कपड़े सी रही हैं, मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो। ऐसे में हमारे बहुत सारे ऐसे इदारे भी हैं जो कि ख़वातीन को बाहुनर बनाते हैं और इस काबिल बनाते हैं कि वो घर बैठकर पैसे कमा सकें। तो ऐसे में हम डिफरेंट कोर्सेज़ भी देखते हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है जी, आपको डिफरेंट कोर्सेज़ कराए जाते हैं, मार्केटिंग का कोर्स करा दिया। इसके अलावा आप घर बैठ के फेसबुक पर सोशल मीडिया पर एड्स बनाकर भी पैसे कमा सकते हैं। आपको सिलाई कैसे हो सकती है वो आपको सिखाई जाती है। फिर इसके अलावा कढ़ाई, सिलाई कढ़ाई आप कह लें, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम हैं, ब्यूटिशियन के कोर्स कराए जाते हैं। तो आज हम इन पर रोशनी भी डालेंगे और बताएंगे कि इसकी अहमियत क्या है। हमारे साथ जो हमारी मेहमान मौजूद हैं, उज़्मा नादिया साहिबा, जिनका मैं तारुफ कराती चलूँ जी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज बराए ख़वातीन हैं। इन्हें वेलकम के लिए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। समटाइम हमें लगता है कि जी बच्चा हमारा पढ़ाई नहीं कर रहा तो मतलब अब ये किस तरह से गुजारा कर सकेगा। तो ऐसे में हम अगर टेक्निकल एजुकेशन की तरफ अपने बच्चे को शिफ्ट करें, इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसमें पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए ये क्लैरिटी ले आएँ। ये इतना वास्ट है, इसमें खाली कुछ लोग ये समझते हैं कि सिर्फ वो स्टूडेंट्स जो कि अपना तालीम जारी नहीं रख सके या किसी वजह से वो उस तरह से चीज़ों को अब्जॉर्ब नहीं कर सकते, ये सिर्फ उनके लिए। नहीं जी, आप अपनी एजुकेशन के साथ भी ये काम कर सकते हैं। ये इतना वास्ट है, इसमें हर तरह का बंदा जो कि बिल्कुल एजुकेटेड नहीं है, वो घर में, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि वो घर में बैठ के कुछ कर रहा है, उसके लिए भी चांसेस हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फिर जो अभी कोई बच्चा है जो कि तालीम जारी नहीं रख सका, उस लेवल के कोर्सेज भी हैं। और वो स्टूडेंट्स जो कि अपना आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग में जाना है, PhD करनी है, उसका करियर डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी ऑप्शंस हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि ये टेक्निकल हमारे पास जो हैं एरियाज़ इतने वास्ट हैं कि वो हर तरह के स्टूडेंट उसमें ऑब्जॉर्व हो जाते हैं। सिर्फ इशू क्या आता है, इशू ये है कि हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स अभी इनके अवेयरनेस नहीं है, उनकी इसकी इम्पोर्टेंस का आइडिया नहीं है, क्योंकि हमारा एक ट्रेंड चलता आता है जो घर में किसी बड़े ने किया हमने भी वही करना है। तो दिस इज़ द टाइम कि हमें इनको अवेयर करना है, हमें अपने मुल्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसकी इकोनॉमिक की बेटरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने एज एन इंडिविजुअल हाउस होल्ड की इनकम को इंक्रीज़ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको अवेयर करना है। तो जी ये जिस तरह से आपने फरमाया, जो वो बच्चियां या वो ख़वातीन जो घर में बैठ के कुछ कर रही हैं उसको क्योंकि लोग रिकग्नाइज़ नहीं करते, उनके लिए प्रायर लर्निंग की सर्टिफिकेशन है, वो जस्ट उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, सर्टिफिकेशन लेनी है, उसके बाद वो उनके एवेन्यूज़ ओपन हो जाते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। उसको हम RPL कहते हैं, रिकग्निशन प्रायर लर्निंग कहते हैं। जो एजुकेटेड नहीं है बट वो अपनी हुनर की वजह से, उनके पास हुनर है, सारा कुछ कर सकती हैं, उनकी असेसमेंट होती है और उनको सर्टिफिकेशन मिल जाती है, और इस तरह से उनके लिए एवेन्यूज़ ओपन हो जाते हैं। और डिफरेंट वो मार्केटिंग के थ्रू, वो मार्केटिंग के कोर्सेज़ भी हैं, IT के कोर्सेज़ भी हैं, फ्रीलांसिंग के कोर्सेज़ हैं, किसी भी चीज़ को वो इवन जिस तरह से अगर कोई सेल्फ बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, हमारे पास इंक्यूबेशन सेंटर है, वहाँ पे हम इनको ट्रेन करते हैं कि अपना बिज़नेस, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको छोटा सा स्मॉल स्केल पे उन्होंने बिज़नेस सेटअप किया होता है, लेकिन सिर्फ अवेयरनेस ना होने की वजह से वो उसको एक्सपैंड नहीं कर सकते। तो हमारे पास वो भी कोर्सेज है कि उनको पॉलिश किया जाए कि किस तरह से फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कहाँ पे रजिस्ट्रेशन, गाइडलाइन ऐसी दे देते कि उनके लिए आसानी हो जाए। बिल्कुल जी। तो 3 इयर्स के भी कोर्सेज हैं जो कि इक्विवेलेंट टू FSC हैं, उसके बाद वो इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, बैचलर कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो करंटली यहाँ से कोर्सेज करके तो वो अर्न भी कर रहे हैं और अपनी एजुकेशन को भी उन्होंने कंटिन्यू किया हुआ है। तो दिस इज़ अ टाइम कि टेक्निकल एजुकेशन की इम्पोर्टेंस जो है उसको हम उसको एक्सपैंड करें और उसको रियलाइज़ करें, स्टूडेंट्स रियलाइज़ करें और अपनी इस तरफ अपना शिफ्ट। आई थिंक अब तो इसका इतना ट्रेंड है कि मतलब सोशल मीडिया का दौर है और आप अपने काम को पूरी दुनिया में दिखा सकते हैं। सो ख़वातीन के लिए ऑप्शंस बेस्ट आपको मुताबिक उज़मा साहिबा क्या क्या? जी ख़वातीन के लिए भी हमारी 3 मंथ से लेके हमारे इवन 4 इयर्स के भी प्रोग्राम्स हैं हमारे पास। शॉर्ट कोर्सेज भी हैं, जो शॉर्ट कोर्सेज करना चाहे वो उसमें फैशन डिज़ाइनिंग, कुकिंग, आपकी स्टिचिंग, एम्ब्रॉयडरी, इस यानी ईच एंड एवरीथिंग, इसमें बहुत सारे ऐसे टेक्निकल हैं जो, क्योंकि लेकिन मेरा सिर्फ अपनी जो फीमेल हैं उनको मेरा सिर्फ एक छोटा सा ये मैसेज है कि काइंडली अपने माइंडसेट में थोड़ी सी हम ये तब्दीली लेके आएँ। अभी सिर्फ ट्रेंड ये है कि फ़ीमेल के लिए ये 3 शोबे ही हैं, ये ब्यूटिशियन का है, हमने सिलाई कढ़ाई करनी है, और शेफ़ और कुकिंग का है। मैं इस आपके इस शो के थ्रू उनको मैं अवेयर ये करना चाहती हूँ कि अब तो दुनिया में बहुत तब्दीली आ गई है, और दुनिया में फ़ीमेल वेल्डर्स हैं, दुनिया में फ़ीमेल ड्राइवर्स हैं जो कि हैवी जो ड्यूटी हैं उनको ड्राइव कर रही हैं। तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है, बहुत सारे अभी ये ट्रेंड स्टार्ट हो गया है टेक्निकल एजुकेशन में, फ़ीमेल हमारी इलेक्ट्रिशियन माशाल्लाह से कुछ बैजेस निकले हैं जिसमें फ़ीमेल इलेक्ट्रिशियंस भी अपना इंटरेस्ट शो कर रही हैं। बिल्कुल। तो अब थोड़ा सा चेंज आ रहा है इन ट्रेड्स के साथ साथ। मेरे ख्याल में ये जो डिमांडिंग ट्रेड हैं जिसकी मार्केट में भी डिमांड है और जिसमें इनकी अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत जल्दी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इनको मिल सकती हैं, तो उस ट्रेंड की तरफ भी ये लोग अपना शिफ्ट करें। सही। सो ये आपके पास जी खुली ऑप्शन है। आप अच्छा, ज़रूरी है इसमें कि कुछ लोगों को एज रुकावट लगती है ना, सो ये हर एज के लोगों के लिए जी इसमें थोड़ी सी फिर कैटेगराइज कर दिया गया है। कुछ मॉर्निंग के प्रोग्राम्स हैं जिसमें अपर लिमिट 25 इयर्स है फीमेल के लिए अपर लिमिट, और लेकिन जो कि इससे बड़ी एज वाली ख़वातीन हैं जो कि वो करना चाहिए उनके लिए इवनिंग प्रोग्राम्स हैं, उसमें फिर वो कंटिन्यू कर सकती हैं, उसमें एज लिमिट का इशू नहीं है, वो उसमें इवनिंग प्रोग्राम में अपना दाखिला लेके तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। ये 3 माह का कोर्स जो आप शॉर्ट कोर्स कह रही हैं या 5 माह का, जिस तरह भी है, उसके बाद आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप अपने घर में बैठ के कुछ कर सकते हैं? जी बिल्कुल। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो करंटली बच्चों ने जो कोर्सेज किए हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो वो अपना सेटअप स्टार्ट करके भी, अगर आपने ब्यूटिशियन का जिक्र किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने स्मॉल स्केल पे अपने ब्यूटी पार्लर्स बनाए थे जो कि अब 6 डिजिट में माशाल्लाह से अर्न कर रहे हैं।
तो जो कुछ शेफ़ वाले कोर्स कर रही हैं कोर्सेज, उसमें भी स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे हैं जो कि अर्न कर रहे हैं और वो घर में बैठ के कर रहे हैं। कोई उनका वो ये मसला नहीं है कि जी मार्केट में नहीं जाना या इस तरह से। और जिन लोगों ने जॉब्स करनी है वो जॉब वाली साइड पे चले जाते हैं, जिन्होंने अपना सेल्फ स्टार्ट करना है वो सेल्फ बिजनेस स्टार्ट कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करके हमारे बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छी जगहों पे अर्न कर रहे हैं। दैट्स रियली ग्रेट। आईटी के शोबे में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? आईटी में अगर हम देखें तो आईटी में भी शॉर्ट कोर्सेज से लेके आपके 3 इयर्स प्रोग्राम्स हैं, उसमें शॉर्ट कोर्सेज में आपका फ्रीलांसिंग का भी आ जाता है, उसमें आपकी जो है ई शॉप्स होती हैं वो ई शॉप्स का भी आ जाता है। स्टूडेंट्स को उनको गाइड किया जाता है, जिस तरह से अगर कोई ड्रेस मेकिंग में अपनी बुटीक किसी ने बनाई हुई है और कोई वो जाके रेंट आउट प्लेस नहीं कर सकता किसी जगह पे, बहुत हैवी किस्म के उनको चार्जेस बेयर करना पड़ते हैं, तो वो ई शॉप्स का कॉन्सेप्ट उनको गाइड किया जाता है ई मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसकी वजह से वो उनकी अर्निंग काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। 3 इयर्स के प्रोग्राम्स हैं वो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिप्लोमाज हैं, जो कि इक्विवेलेंट टू FAFSC है। इसको करके स्टूडेंट्स अपना करियर परस्यू करते हैं, अपनी जॉब्स भी करते हैं और करियर में भी। और उसमें ये है कि ये हाफ इंजीनियर्स बन चुके होते हैं। अच्छा। इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग दिस डिप्लोमा वो अपनी जॉब, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अभी फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स दे रहे होते हैं और हमारे पास ऑन कैंपस हायरिंग के लिए रिक्वायरमेंट्स आ रही होती हैं और बहुत सारे लोग उनको हायर कर लेते हैं। सही। तो कहीं रिगार्डलेस के हम जनरल एजुकेशन को ये कहें कि वो ज़रूरी नहीं है, हर चीज़ का देखें बैलेंस के लिए एक वो रेशो होती है। तो इस वक्त हमारी रेशो में टेक्निकल एजुकेशन की जो इन्हेंसमेंट है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अब इंडस्ट्री में भी देखें वो जो हमारा गैप है, इंडस्ट्रियल स्किल जो वर्कफोर्स है उसका गैप है, तो उस रेशो को पूरा करने के लिए अब वक्त की ज़रूरत है कि स्टूडेंट्स टेक्निकल आजकल तो हम देख रहे हैं कि माशाल्लाह से बच्चियाँ इतनी हुनरमंद हैं कि मुख्तलिफ आपके वो जो हैंडीक्राफ्ट होती है वो बना के बाहर के ममालिक में भेजी जा रही हैं, कढ़ाई करके इतने इतने खूबसूरत पीसेस बाहर के ममालिक में, और बाहर उनको सराहा भी बहुत जा रहा है और उनके मुताबिक डॉलर्स में वो अर्न कर रहे हैं। इसमें सिर्फ इशू ये आ रहा है कि जो थर्ड पार्टी है बीच में वो सारा बेनिफिट वो ले रहे हैं। अभी इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि उनको स्टूडेंट्स को अवेयरनेस ना होने की वजह से, या जो टेक्निकल लोग बना रहे हैं चीज़ें उनको अवेयरनेस ना होने की वजह से बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत प्यारा वो चीज़ें हैंडीक्राफ्ट्स बनाई हुई होती, लेकिन वो जो थर्ड मिडल मैन है वो सारा बेनिफिट वो ले रहा है, क्योंकि उनको वो जो बाहर भेजने का प्रोसेस है वो मिडल मैन करता है, वो डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो सिर्फ छोटी सी ट्रेनिंग लेके अगर इनको ये आइडिया हो जाए कि क्या क्या फोरम है, किस तरह से इसको करना है, और वो डायरेक्टली अपना चीज़ें वो करना शुरू कर दें, तो वो डायरेक्ट बेनिफिट उनको ट्रांसफ़र हो जाएगा। सही। तो ज़रूरत सिर्फ इस चीज़ की है कि वो थोड़ी सी अवेयरनेस, वो थोड़ी सी ट्रेनिंग, कुछ ना मार्केट का स्कोप देखना पड़ता है कि कहाँ से आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये आप ज़रूर सजेस्ट करते हैं अपने आने वाले स्टूडेंट्स को कि भाई आप अगर इस तरफ चले जाएंगे तो यहाँ से आप बेहतर अर्निंग कर सकते हैं इन फ्यूचर। जी बिल्कुल। हमारे जो कोर्सेज़ हैं उसमें बाकायदा पहले हमारा एनालिसिस होता है, TNA होता है, उसमें फिर मार्केट रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक वो आइडेंटिफिकेशन होती है। फिर जब हमारे पास स्टूडेंट आते हैं बाकायदा हम उनको गाइड करते हैं कि जी किस आपका कि माइंडसेट उनका हम चेक करते हैं कि किस तरह का माइंडसेट है, उनका ट्रेंड क्या है, और फिर फर्दर हम जस्ट उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद उनको ऐसे छोड़ नहीं देते। हमारे ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर्स हैं जो कि उनकी प्लेसमेंट इंश्योर करते हैं, उनकी जो हम वो इन टच रहते हैं इंडस्ट्री के साथ भी, अपने पास आउट के साथ भी। तो उनकी हम जॉब में जाना चाहते हैं उनकी जॉब्स इंश्योर करते हैं, जो सेल्फ बिजनेस करना चाहते हैं उनको इवन हमारी फंडिंग होती है, वो हम इजी इंस्टॉलमेंट लोन्स मिलते हैं, उनको सेल्फ बिजनेस सेटअप के लिए वो करते हैं, उनको गाइडेंस मिलती है। तो वो इस तरह से इनका एक पूरा प्रोसेस है जो कि हम हर लेवल पे इनको गाइड करते हैं। ठीक है। और वो प्रॉपर आपको डिग्री जारी की जाती है, आप बाहर के ममालिक में जाकर भी जो है वो ज़रूर उसके लिए। और इसमें थोड़ा सा अपनी फीमेल को मोटिवेट करने के लिए हमारी बहुत सारी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि इंडिपेंडेंटली ओवरसीज कंट्रीज़ में इस वक्त सर्व कर रही हैं। अच्छा जी। वो बहुत सारे लोगों का ये होता है कि नहीं जी फैमिली जाएगी या फैमिली शिफ्ट होगी तो शायद जॉब कर सकें, वो माशाल्लाह से इंडिपेंडेंटली बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में मिडल ईस्ट में हमारी जो पास आउट्स हैं वो वहाँ पे सर्व कर रही हैं इस वक्त, और बहुत हैंडसम सैलरी जो कि इंजीनियर से भी ज़्यादा हैं वो इस वक्त ले रही हैं। मस्ट अप्रिशिएट के तो बहुत अच्छा इकदाम है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि आप हुनर सीख लें तो आपको कभी जो है मात नहीं कहीं खाने देता, आपका हुनर आपको कभी भूखा नहीं सोने देता। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ब्रेक होगी, हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन। आज का टॉपिक बहुत अहम है। कुछ लोग पता क्या करते हैं, मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ कि अच्छा जी आपने 4-5 दिन पहले
खाना हाफ कुक किया, उसको फ्रीज कर लिया। कुछ लोग ये करते हैं, अच्छा खाना ज़्यादा बन गया है सो आधा आपने लेट्स सपोज आपके घर में दाल बनी है ना और वो काफ़ी ज़्यादा बच गई है, खाना आपने एक टाइम खा लिया, अब उस दाल को आप फ्रीज कर देते हैं कि अच्छा 5 दिन बाद 10 दिन बाद उसको इस्तेमाल कर लिया जाएगा। इसी तरह से गोश्त के साथ भी बहुत सारे लोग करते हैं। अभी रिसेंटली बकरा ईद गुजरी है, लोगों ने बहुत सारा गोश्त रखा भी होगा, उसको अभी तक कुछ लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अब इसके अलावा पका हुआ खाना ना, बहुत लोग कहते हैं कि अच्छा बासी खाना नहीं खाना चाहिए। अब एक खाना जो हमने कल बनाया सुबह उसका इस्तेमाल कर लेंगे, आई डोंट थिंक सो कि वो बासी होता है। अब वो खाना जो आप हाफ कुक करके फ्रीज कर देते हैं कि जब कभी मेहमान आए ज़रूरत पड़ी तो हम फटाफट खाना बना लेंगे। एक वो खाना होता है कि जो आपने ज़्यादा बन गया तो आप कहते हैं अच्छा 10-15 दिन बाद दोबारा से इसको यूज़ कर लेंगे। सो ये बासी खाना एक आधी दफ़ा आप यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोगों की रूटीन यही है, कुछ लोग हाफ कुक करके खाना रख देते हैं। सो क्या ये तरीका सही है? क्या इससे कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं अगर गोश्त दालें, क्योंकि आजकल तो वैसे ही बरसात का मौसम चल रहा है तो मेरे ख्याल से कुछ लोग शिकायत भी ऐसे कर रहे हैं कि जी पुराना खाना खा लिया था शायद इस वजह से पेट खराब हो गया। हमारे साथ माहिर ग़िज़ायात मौजूद हैं जी ज़ोहा सुहेल, उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ोहा। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, छोटे होते हमने सुना था कि रात की पड़ी रोटी खाएं तो बड़ा उससे फादियत भी होती है, वो अच्छी भी लगती है। सो उसको बासी कहते हैं रोटी को। अच्छा अना, जो रात की पड़ी हुई रोटी है ना वो डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा, इनफैक्ट आज मैंने ये बात यहाँ कोट भी ज़रूर करनी थी कि एक होता है कि खाना बासी और हम उसको फेंक देते हैं, लेकिन रोटी का ये है कि अगर आप डायबिटिक हैं, आपकी शुगर लेवल ज़्यादा रहती है, तो अगर आप एक दिन पुरानी रोटी खाते हैं तो वो आपकी शुगर के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा, क्योंकि रोटी खाने से आपके शुगर लेवल स्पाइक में आते हैं। तो अगर आप एक दिन पुरानी रोटी खाते हैं उसका कुदरती जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कम हो जाता है कि आप एकदम जब उसको खाएंगे तो आपको शुगर लेवल्स नहीं बढ़ेंगे। अच्छा। तो अब हम अपने डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट्स हैं उनको ये रिकमेंड करते हैं कि आप दिन में एक पोर्शन उस रोटी का लाजमी खाएं जो एक दिन पुरानी बनी हुई है, लेकिन उसको अच्छे से स्टोर करके खाएं। ये ना हो कि आप उसको खुला रख दें, रूम टेम्परेचर के ऊपर रख दें कि वो ख़राब हो जाए फिर अगले दिन आप उसको कंज्यूम करें। आप उसकी स्टोरेज अच्छे तरीके से करें ताकि अगले दिन वो आपको फ़ायदा दे सके। सो रोटी जो एक दिन पुरानी है वो डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है। सालन एक दिन पुराना खा सकते हैं आप? एक दिन पुराना तो हम खा सकते हैं, लेकिन एक दिन पुराने के अंदर भी कुछ ऐसी गाइडलाइंस है जिनको फॉलो करना ज़रूरी है। एक्सेसिव रीहीटिंग ना करें। अगर आपको लगता है कि आपने आज खाना ज़्यादा बना लिया और इतना कंज्यूम नहीं होना, आप उसको एक बड़े कंटेनर में स्टोर कर लें और जितना आपने कंज्यूम करना है उतना आप निकाल के रख लें, ठीक है, और उसको आप फिर रीहीट करें। यहाँ पर क्या होता है कि हम एक बर्तन में स्टोर कर लेते हैं, हम उसको रीहीट करते, फिर उसको ठंडा करते, फिर उसको अंदर रखते, अगले दिन दोबारा उसको निकाल के पूरे को गर्म करेंगे, फिर थोड़ा सा यूज़ करेंगे, फिर सारा अंदर वापस रख दिया। सो दिस इज़ रॉन्ग। आपने खाने को बार बार रीहीट नहीं करना। खाने को बार बार गर्म करने से खाने के अंदर माइक्रोब्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जो आपकी सेहत के लिए डिटोरियस है। चाहे आप उसको चूल्हे पे गर्म करें, चाहे आप उसको क्योंकि लोग तो कहते हैं अवन में गर्म करेंगे तो ये ज़्यादा नुकसान। लेकिन रीहीटिंग ऑफ फूड इज़ नॉट रिकमेंडेड। आपको जितना यूज़ करना है आप उसको एक छोटे कंटेनर में निकाल लें, उसको उतने को गर्म करें, उसको पूरे को यूज़ करने की कोशिश करें, उसको दोबारा फ्रिज में ना रखें। और कुछ लोग तो ये करते हैं वो ठंडे सालन के अंदर ही गर्म हुआ वापस डाल हाँ, ये भी बहुत ख़राब प्रैक्टिस है कि ऑब्वियसली एक ठंडे के ऊपर अगर एक बैक्टीरिया जो डॉर्मेंट बैठा हुआ है उसको रूम टेम्परेचर गर्म अगर खाना उसमें मिक्स होता है तो वो एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि हमारी हवा में माइक्रोब्स मौजूद हैं और वही हमारे खाने में जाते हैं। अब किसी की हाइजीनिक प्रैक्टिसेस कैसी हमें इसका भी नहीं पता। सो हम लोग सारे बहुत प्रोन टू हैं टुवर्ड्स इन्फेक्शंस और हमारे खाने के अंदर मौजूद होते हैं माइक्रोब्स, बस उनको एक्टिवेट होने से हमें रोकना होता है को एक्टिव ना हो। तो उसकी यही गाइडलाइंस है कि अगर आपने खाने को बार बार रीहीट करेंगे तो माइक्रोब एक्टिव रहेगा, गर्म ठंडा मिक्स करेंगे तब भी वो एक्टिव हो जाएंगे, और अगर खाने को बार बार रीहीट करते हैं तब भी वो एक्टिव होते हैं। जो व्हाट अबाउट कि कुछ लोग अच्छा जी खाना हो सकता है अचानक मेहमान आ जाए, हो सकता है मुझे कहीं जाना पड़े, मैं आऊँ हाफ कुक करके खाना रख दिया, अब वो 5, 6, 7, 10 दिन हो गया आपका हाफ कुक हुआ हुआ खाना पड़े, आप उसको 6-7 दिन बाद निकाल के चूल्हे पे रख रहे हैं, फिर उसको दोबारा से बना रहे हैं, कैसी है ये प्रैक्टिस? अच्छा, इसमें बहुत से लोग ये प्रैक्टिस करते हैं। वर्किंग वुमेन्स अक्सर ये प्रैक्टिस करती हैं क्योंकि टाइम की कमी और काम ज़्यादा होता है। अगर कभी कभी आप ये करें मेहमानों के आने के लिए तो ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर आपने रूटीन ही बना लिया कि आपने वीकेंड के ऊपर आधा पका लेना और फिर वीकडेज में पकाते रहना उसको फर्दर कुकिंग, तो वो अगर आप लोग 3 से 4 दिन की प्रैक्टिस में रख रहे हैं तो दैट्स रिकमेंडेड। अगर आप सोच रहे हैं कि हम 1 महीने के लिए बना के रख लें तो हम उसको कहते हैं कि दैट्स नॉट रिकमेंडेड। आप हर 3 दिन बाद दोबारा से अपनी फ्रिज को रिफ्रेश करना और दोबारा से चीज़ों को उसमें रखें। फॉर एग्जांपल
बहुत से लोग जैसे चने बॉईल करके रख लेते हैं कि जब पकाने होंगे तो हम यूज़ कर लेते हैं। अगर तो विद इन अ वीक वो यूज़ कर लेते हैं तो दैट्स ओके। लेकिन अगर आप 2-2 महीनों के बना के रख लें, अगर आप पूरे महीने के बना के रख लें तो वो हम रिकमेंड नहीं करते। अपने फ्रीजर को रिफ्रेश करते रहना चाहिए, क्योंकि आप चीज़ें आगे आगे रखते जाते हैं, पीछे नहीं पता क्या कुछ पड़ा हुआ है, और वो जितना पुराना होता जाएगा उसके अंदर ऑब्वियसली माइक्रोब्स प्रोड्यूस होते हैं। आप उसको गर्म जब करेंगे तो वो सारे उसमें ग्रो करेंगे, लेकिन जो बाजार नज़र नहीं आते। लेकिन खाना खाने के बाद आज पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आज एसिडिटी बहुत हो रही है, पेट खराब बहुत हो गया, दीज आर द अंडरलाइन कॉजेज के हमें नहीं पता उसमें क्या चीज़ें प्रोड्यूस हो चुकी होती हैं जो खाने को तो ख़राब नहीं करती, लेकिन ऑब्वियसली हमारे मैदे के ऊपर असर आते, मैदे को काम ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि हमें नहीं पता उसके अंदर क्या केमिकल चेंजेस आ रही हैं खाने के अंदर कि मैदे को टफ टाइम लगता है कि उसको डाइजेस्ट भी करना और उसको एब्जॉर्ब करने के अंदर। सही। अच्छा, बार बार हम खाना रखते हैं, उसको फ्रीज करते हैं, 8-8 10-10 दिन पुराना खाना, आपको कहीं से कुछ आया, आपने फ्रीज कर दिया, आपके घर में ज़्यादा दाल बनी है, अच्छा बच गई है, इसको फ्रीज कर दो। वो जो 8-10 दिन 15 दिन वाली प्रैक्टिस है, लोग कहते हैं जब अच्छी तरह चूल्हे पे पका लेते हैं ना फिर कोई इशू नहीं रहता। बज़ाहिर देखने में कोई इशू नहीं लगता, आपको बड़ा अच्छा लग रहा होता है, दाल भी ठीक हो जाती है, गोश्त भी ठीक हो जाता है, इतना घी अंदर डाला होता है कि वो उसको वैसी अच्छी शाइन दे देता है कि आपको लगता है तो सब बहुत अच्छा है। आपके मैदे के लिए अच्छा नहीं है। आपको पता चले या आपको ना पता चले, वो चीज़ें आपके अंदर ग्रो करती है। अब मेरे पास एक पेशेंट कल आई है 14 से 15 साल की, उसकी बॉडी में एच पायलराई पॉजिटिव हो गया होता है। ये एक मैदे के अंदर माइक्रोब है जो पॉजिटिव हो जाने की वजह से आपकी बहुत सारे मैदे के फंक्शंस ख़राब हो जाते हैं। अब रीज़न क्या निकली? लेफ़्ट ओवर फूड को बार बार गर्म करना, बार बार फ्रीज खाना खाना। वो कहती है मैं वर्किंग वुमेन हूँ, मेरे से खाना रोज़ाना के नहीं बनता, मैं फ्रीज खाना बनाती हूँ, यानी कि फ्रोज़न सब्जियाँ मैं रूटीन में खाती हूँ, फ्रोज़न मीट मैं रूटीन में खाती हूँ। दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड। अब वहाँ से देखिए कि उसका एच पायलर कैसे एक्टिव हो गई थी, छोटी सी उम्र के अंदर वो एक्टिव हो गया। तो क्या रीजंस हैं कि खाना मैं दाल रोटी सब्जी खाती हूँ, लेकिन वो क्या है कि वो एक हफ्ते का पका लिया, अगले हफ्ते वो यूज़ करती रही। सो इस तरह से माइक्रोब्स एक्टिव हो जाते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। अब उसका लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट उसका यही था कि एंटीबायोटिक्स उसको बहुत ज़्यादा लेनी पड़े, जिसकी वजह से उसके बाकी डिफिशिएंसीज बॉडी के अंदर आ रही हैं और वो अपनी काम ठीक तरीके से नहीं कर पा रही है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि कुछ लोग चटनियाँ बना के फ्रीज कर देते हैं, कुछ लोग इस तरह डिफरेंट बच्चों के लिए चीज़ें बना के फ्रीज कर देते हैं कि बार बार नहीं बनानी पड़ेंगी, अच्छा जी हम इसको जो है जब बच्चा मांगेगा इसको दे देंगे। सो ये एक्टिविटी भी आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए फिर। अच्छा, इस एक्टिविटी में इस तरह से आना कि फॉर एग्जांपल जैसे स्ट्रॉबेरीज एक स्पेसिफिक सीजन में आती हैं, आप बच्चों को फ्रेश भी खिलाएं और उसके टेस्ट डेवलपमेंट के लिए आप उसको उसका जैम बना के दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि वो 4 से 5 दिन के अंदर यूज़ हो जाए। फॉर एग्जांपल आप प्यूरी बना कर दे सकते हैं, आप उसको जैम बना के दे सकते हैं और उसके अंदर चीज़ें ठीक यूज़ करें। बहुत ज़्यादा हाई शुगर कंटेंट ना रखें, सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा ऐड ना करें, क्योंकि हम चीनी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, नमक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ख़राब ना हो, लंबे अरसे के लिए चले। आप थोड़ी चीज़ें डालें ताकि आपको पता हो कि 3 से 4 दिन के अंदर मैंने यूज़ कर लेने, तो दें ज़रूर, लेकिन अगेन वही बात है कि उसकी प्रिपरेशन इस तरह से करें कि आपको पता हो कि इसकी शेल्फ लाइफ कम है, आई हैव टू कंज्यूम इट एज सून एज पॉसिबल। तो ये चीज़ है। एक प्रैक्टिस ये भी होती है कि घरों में शामी कबाब बच्चों के लिए नगेट्स वगैरह बनाकर आप फ्रीज कर लेते हैं, सो वो भी आपको इतनी बल्क में नहीं बनाने चाहिए। एग्जैक्टली, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि आप फ्रोज़न खाना खाएं, घर का फ्रीज किया हुआ खाएं, लेकिन बल्क में ना बनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 डेज़ की विंडो रखें और 5 डेज़ के बाद फ्रीजर को रिफ्रेश करें और फिर दोबारा उसमें चीज़ें बना के रखें। सही। तो इससे ज़्यादा ना करें। आप नगेट्स बिल्कुल फ्रीज करके रख सकते हैं, आप बच्चों को जैसे पीस फ्रीज कर लेते हैं, हम चिक पीस फ्रीज कर लेते हैं, हम डिफरेंट फ्रोज़न फ्राइज करते हैं, आप कर सकते हैं, बट उसकी शेल्फ लाइफ इतनी रखें कि वो हफ्ते के अंदर ख़राब हो जाए और आपको पता आपने इससे पहले इसको यूज़ कर लेना है। ठीक है। नॉर्मली घरों में क्या होता है, सब्जियां लाके 5-6 दिन की कि बाहर, अच्छा जी डोर स्टेप पे क्योंकि आपको नहीं मिलेगी तो आप कुछ इकट्ठी सब्जियां ला के रख दें, इकट्ठे फ्रूट्स ला के रख दें। सो उसमें कुछ होता है कि अगर साइड से तो गल सड़ भी जाते हैं, हम उसको कट करते हैं और बाकी कंज्यूम कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहली बात तो ये आप प्रैक्टिस लाजमी रखें कि जब भी सब्जी लाएं कोशिश करें उसको सॉल्ट वाटर में धो लें अच्छी तरीके से। आजकल बड़ी बातें चल रही हैं कि जो रंग किया होता है, ऑयल लगाया होता है, डिफरेंट चीज़ें यूज़ की होती है, इंजेक्शन लगाए होते हैं कि सब्जियाँ अच्छी लगें, ग्लोइंग लगें और लोग लें इसको। तो वो चीज़ ख़त्म करने के लिए उसको कोशिश करें कि नमक वाले पानी में उसको डिप करके रखें और 2 से 3 घंटे के लिए रखें उसके अंदर। उसके बाद उसके जो बाहर जो भी चीज़ें लगी होती हैं, जो भी माइक्रोब्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद उसको अच्छे से ड्राई करके आप उनके वेजिटेबल बॉक्स जो फ्रिज के अंदर बना होता है वहाँ पर आप उसको स्टोर कर लें। अब आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि जो जगह ख़राब हुई होती है क्या उसी को ख़राब समझा जाए या ओवरऑल ख़राब समझा जाए।
अब आलू देखें, आलू एक जगह से ग्रीन है, हम ग्रीन पोर्शन काट देते हैं, बाकी पूरा आलू यूज कर लेते हैं, टोटली रॉन्ग। उस जगह पर वो फंगस कंसंट्रेटेड है, अदरवाइज रूट्स पूरे आलू में है। ठीक है, तो मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ ग्रीन पोर्शन काट देना और बाकी आपने यूज कर लेना, आपने वो पूरा आलू डिस्कार्ड कर देना है। टमाटर की बात करो, उस पर जहाँ मोल्ड लगी हुई नजर आती है, हम व्हाइट पोर्शन काट देते हैं, बाकी कंज्यूम कर लेते हैं, वो उसका कंसंट्रेटेड पार्ट है, अदरवाइज उसकी रूट्स पूरे टमाटर में स्प्रेड आउट हुई होती हैं। तो ये नहीं करना। पालक के ऊपर जहाँ पे आपको ब्लैकिश स्पॉट्स नजर आते हैं, हम अगेन वो काट देते हैं और विटेड पोर्शन काट के जो सही वाली होती है उसको यूज कर लेते हैं। इट डिपेंड्स, पालक पे डिपेंड करता है कि उसमें क्रंच मौजूद है, क्रिस्प मौजूद है, तो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो मुरझा गई है, विल्टेड है, तो इट्स बेटर कि आप उसको यूज ना करें। उसके अंदर वाटर कंटेंट भी नहीं है और ऐसे माइक्रोब्स आ गए कि जिससे क्रंच को खत्म कर रहे हैं। सही सही, सब्जी और फलों के लिए ये आपके रिकमेंडेशन है। और कुछ लोग सब्जियां काट के पैकेट्स में फ्रीज भी कर देते हैं, जिस तरह करेले हैं थोड़ा बनाने में, क्योंकि टाइम टेकिंग होता है ना, 3 डे टाइम टेकिंग होता है। लोग कटिंग करके पैकेट्स में या एयरटाइट जार में उसको फ्रीज कर देते हैं। ऐसे ही है, बहुत सारे लोग ब्रोकली ऐसे लेकर फ्रीज कर लेते हैं। सो इसके लिए इसमें अगेन एक तो यही बात कि 5 दिन के अंदर यूज़ करें, दूसरा जो फ्रीजिंग के लिए आप कंटेनर यूज़ करें बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंसर का रिस्क आजकल बहुत ज़्यादा प्लास्टिक कंटेनर्स की वजह से फैल रहा है। अब बहुत से लोग समझते हैं कि प्लास्टिक को अगर गर्म करेंगे तो कैंसर हो सकता है, प्लास्टिक ठंडा करेंगे तो कुछ नहीं होगा। आपने प्लास्टिक को अगर ठंडे से टेम्परेचर के ऊपर स्टोर करते हैं तो उसके अंदर भी कुछ प्लास्टिक के मटीरियल निकल के खाने के साथ मिक्स होते हैं जो कैंसर कॉजिंग होते हैं, जो कार्सिनोजेनिक होते हैं। अगर आप ग्लास बाउल में स्टोर करें तो कोई नुकसान नहीं है विद इन द 5 डेज। लेकिन अगर आप शॉपर्स यूज़ करें, वो अगेन प्लास्टिक बैग्स हैं, तो वो नुकसान में। अगर पेपर बैग्स यूज़ करें या क्लॉथ बैग्स, यूजली पेपर बैग्स तो लोग यूज़ नहीं करते, लेकिन क्लॉथ बैग जो कपड़े का बैग है अगर उसमें भी स्टोर करें तो आपके लिए कोई नुकसानदेह नहीं है अगर आप 5 दिन के अंदर यूज़ कर लें उसको। लेकिन प्लास्टिक कंटेनर्स, प्लास्टिक शॉपर बैग्स, इनको यूज़ करने से परहेज़ करें। मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? मैसेज मेरा यही होगा कि ऑब्वियसली अब हर एक की लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो चुकी है, कन्वीनियंस हर कोई मांगता है। कन्वीनियंस रखें लेकिन सिर्फ 5 दिन के लिए। 5 दिन के बाद दोबारा अपने आप को एक्टिव करें और अगले 5 दिन का सामान तैयार करें, उसको बेशक फ्रीज कर लें, जैसे आपने रखना है रखें, लेकिन कंटेनर से यूज़ करें और बल्क में ना चीज़ों को बनाएं और लेफ्ट ओवर फूड को रीहीट करने से परहेज करें। हाँ, क्योंकि आपके लिए जो है सेहत के लिए खतरनाक होगा। आप समझते हैं कि आप घर का खाना खा रहे हैं, चाहे वो 2, 4, 5 दिन पुराना है या आपने उसको 10 दिन फ्रीज कर लिया, ये चीज़ें आपको नुकसान पहुंचाती हैं। कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन आपके अंदर जाके वो क्या कर रही होती है, वो बहुत खतरनाक होती है। थैंक यू सो मच ज़ोहा, आपके वक्त का शुक्रिया। ब्रेक के बाद आते हैं जी हमारे साथ। वेलकम बैक। सो आज है 8 अगस्त, जिनकी बर्थडे है उनको हम विश करने जा रहे हैं। सालगिरह है मोहम्मद अवैस की, मुस्तफ़ा की, मलिक शहरियार, और इसके बाद जी हसीब इर्तज़ा की बर्थडे है, मुनीब आमिर की बर्थडे है, ज़ायरा की बर्थडे है, मियाँ जमील खलील, ज़ुबैरिया की है जी। इसके बाद जी मिरहा फातिमा, मीशा अदनान और वकार हुसैन, सालगिरह की मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे। अच्छा जी, मायदा इस वक्त हैं बाहर मौजूद। सुबह शहर का मौसम खुशगवार था, अच्छा खासा ठंडा ठंडा एहसास भी हो रहा था। अभी बाहर का मौसम कैसा है, बारिश के हवाले से क्या प्रेडिक्शन है? कल शहर में बारिश भी हुई, मुख्तलिफ मकामात पर हल्की तेज। सो आज के हवाले से प्रेडिक्शन क्या है? ओवर टू यू मायदा, बाहर का मौसम बताइए। अन्ना, शहर के मौसम की क्या ही बात करें, आप देख सकती हैं कि इन पत्तों के इर्द गिर्द मैं भी मौजूद हूँ और खूब जो है मौसम एंजॉय कर रही हूँ। अभी अगर 1 मिनट पहले जो है आप मुझे ज्वाइन कर लेती हैं तो यहाँ पर तेज़ धूप जो है वो भी महसूस की जा रही थी, लेकिन अभी क्योंकि जो है वो बादल आ चुके हैं शहर में और आज जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशगोई बताई जा रही है। मेरा तो दिल कर रहा है, क्योंकि मैं इस टाइम बाहर मौजूद हूँ और दिल कर रहा है कि मैं इस मौसम को खूब अच्छे से इंजॉय करूँ, क्योंकि शहर का मौसम इंतहाई खुशगवार देखने में नजर आ रहा है। आपको पता है कि जिस तरह से जो है वो बारिश देखने में नजर आ रही थी और फिर धूप देखने में महसूस की गई, फिर उसके साथ ही साथ जो है वो हब्स बहुत ज़्यादा महसूस किया जा रहा था। तो शहर का मौसम तो इसी तरह से देखने में नजर आ रहा था, लेकिन आज शुक्र है अल्लाह का कि मौसम जो है वो कदरे बेहतर रिकॉर्ड किया जा रहा है और उस बेहतर मौसम के साथ साथ जो है वो शहर में शहरियों के चेहरे जो है वो अच्छे हाथ से खिलखिलाए उठे हुए। मेरे फेस एक्सप्रेशन के साथ आप देख सकती है कि किस तरह मैं मौसम को एंजॉय कर रही हूँ। मैंने सोचा है कि अगर ये मौसम इसी तरह से रहता है तो मैंने जाकर ज़रूर जो है वो गर्मा गर्म चाय और पकौड़ों के साथ इस मौसम को एंजॉय करना है। आप भी कीजिएगा। अगर अच्छा, मानसून के मौसम में ये होता है कि एकदम से, जैसे अभी आप कह रही थी धूप है, अब बादल आ गए हैं, सो एकदम से बारिश भी आ सकती है। तो मायदा, कोई बारिश के इम्कानात भी हैं रात तक? बताइएगा, प्रेडिक्शन क्या है महकमा मौसमियात की तरफ से?
बिल्कुल है ना, बारिशों की जो पेशगोई बताई गई है वो 40% इम्कान जाहिर किए गए हैं शहर लाहौर में बारिश के, लेकिन अब देखना ये है कि बारिश कब बरसेगी शहर लाहौर में और मौसम जो है वो मजीद किस तरह से बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल अगर देखा जाए थोड़ा थोड़ा अभी महसूस कर रही होंगी शायद आपकी धूप की हल्की हल्की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं और एकदम से धूप निकल आती है, निकल ही आई है। मतलब वो खुदा की कुदरत के डिफरेंट नज़ारे जो है ना हम आपके बीपर में ही देख रहे हैं। अभी एकदम से बादल थे और आपके खड़े खड़े धूप भी आ गई। अब हो सकता है आप थोड़ा सा आगे जाएं तो बारिश भी आ जाए। लेकिन मुझे ये बता दें, इस मौसम में क्या हवा चल रही है, कुछ ठंडक का नमी का एहसास भी हो रहा है या गर्मी है? ना ये ले, जिस तरह मौसम की और कुदरत की बात कर रहे थे हम, अभी देखा आपने कि मैं इतना पीछे से एंजॉय करती हुई आ रही थी और अब जो है वो एकदम से धूप निकल आई है। बारिश की पेशगोई की अगर बात की जाए तो उसी के साथ साथ जो है वो देखा जाए तो इस तरह से हब्स और घुटन महसूस की जा रही है, क्योंकि शहर में देखा ये जा रहा था कि शहर में जो है वो हब्स जिस तरह जैसे अब ये धूप निकली है तो हब्स भी ज़्यादा बढ़ जाता है और जिस तरह से धूप की किरणें महसूस की जाती है तो उसी तरह से शहरियों के तेवर जो है वो फेस के बदल जाते हैं और उसी के साथ साथ चेरी मौसम को जो है वो इसे एंजॉय करने के साथ अब देखिए जिस तरह से धूप देखने में नज़र आ रही है मुझे भी थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मैंने अपनी बहुत सारी प्लानिंग्स की थी कि मैं घर से बाहर जाऊंगी या जॉब से जब जाऊंगी तो मैंने अपनी फैमिली के साथ इस मौसम को एंजॉय करना है, लेकिन धूप को देख के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे कि मैं इस मौसम को जो है वो एंजॉय कर सकूँ। मैंने तो अपने बड़े सारे ख्वाब बना लिए थे कि मैंने इसी तरह से मौसम को एंजॉय करना है, लेकिन मुझे लग रहा है मौसम आज सारा जो है वो मेरे प्लान यानी बादलों और सूरज की आंख मचोली भी रहेगी। 40% प्रेडिक्शन है बारिश भी हो सकती है मुख्तलिफ इलाकों में। अभी कहीं धूप कहीं छाँव ये सिलसिला चल रहा है। नमी का एहसास भी है, हब्स का एहसास भी है। सो मानसून में तो इसी तरह से होता है कि कभी बारिश हो जाती है और बारिश के बाद एकदम से धूप भी निकल आती है और बारिश के साथ भी कभी धूप निकल आती है। सो ये सब चीज़ें कल भी हमने देखी। सो आप भी इस मौसम के लिए तैयार रहें। बारिश के भी इम्कानात हैं और इसके साथ साथ शहर में वो जो शदीद वाली तेज़ धूप वाली गर्मी थी फ़िलहाल वो नहीं है, लेकिन मानसून के मौसम में कभी भी कहीं पे भी बारिश हो सकती है, जैसे कि कल हमारे सामने एक मिसाल रही। मायदा हमारे साथ मौजूद थी, मौसम की सूरत हाल के बारे में हमें बता रही थी। मायदा थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हमने आपकी बर्थडे तो विश कर दी। हम अब चल रहे हैं जी स्पेशल बर्थडे की तरफ। सिटी 42 के प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट के सीनियर प्रोड्यूसर हैं जी रफ़ी, जिनकी बर्थडे है, उनको हम सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे। रफ़ी, आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपके लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं, बहुत सारी नेक ख्वाहिशात। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। अच्छा जी, रेट लिस्ट बताने के लिए हमारे रिपोर्टर जाते हैं ओपन मार्केट में। ओपन मार्केट आपके घर करीब जगह होती हैं, बाज़ार होते हैं जो कि आपके डोर स्टेप पे होते हैं, वहाँ की रेट लिस्ट बताती हैं जी। ज़रूरी नहीं है कि जो अक्सा रेट बता रही हैं ये टाउनशिप मार्केट में है तो आपके गुलशन रावी बाज़ार में भी इतनी कीमत पर मिल रही हो। 1-2 रुपये का फ़र्क होता ज़रूर है, लेकिन आपको आइडिया हो जाता है कि अगर आप करेले ख़रीदने जाएंगे तो उनकी कीमत क्या होगी। चलते हैं जी अक्सा की तरफ, जो हमें सरकारी रेट भी बताएंगी और मार्केट का रेट भी बताएंगी। ओवर टू यू। जी बिल्कुल है ना, सब्जियों की कीमतों में आज भी ओपन मार्केट में उतार चढ़ाव का सिलसिला देखने में नज़र आ रहा है। दुकानदार जैसे पैसे पहले ही 50 से 60 रुपए का इजाफा करते हुए दिखाई देते हैं, वैसे ही आज ओपन मार्केट में इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। मौसम तो तब्दील हो जाता है, लेकिन फल और सब्जियों की कीमतें जो हैं सरकारी दामों के बरअक्स जो है फ़रोख्त होती हुई दिखाई देती हैं। पहले ही सरकारी रेट इतने ज़्यादा हैं, अब उनमें भी दुकानदारों की जानिब से जब इजाफा किया जाता है तो ये भी उनकी पहुँच से दूर चले जाते हैं। कीमतों के हवाले से भी आपको आगाह कर देते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा इजाफा देखने में नज़र आता है। आलू की जो सरकारी कीमत है वो 50 रुपये सरकारी रेट मुकर्रर किए गए हैं। इसमें दुकानदार इजाफा करते हुए इसको 100 से 150 रुपये तक की कीमत में फ़रोख्त कर रहे हैं। प्याज की जो सरकारी कीमत है वो 145 रुपये सरकारी रेट मुकर्रर किए गए हैं। इनमें भी दुकानदार इजाफा करते हुए इसको 160 से 170 रुपये तक की कीमत में फ़रोख्त कर रहे हैं। प्याज की जो सरकारी कीमत है वो 105 रुपये सरकारी रेट मुकर्रर किए गए हैं। इसमें दुकानदार इजाफा करते हुए उसको 150 रुपये तक की कीमत में फ़रोख्त कर रहे हैं। अदरक की जो सरकारी कीमत है वो 600 रुपये सरकारी रेट मुकर्रर किए गए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इजाफा करते हुए उसको 700 रुपये तक की कीमत में फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन की जो सरकारी कीमत है वो 350 रुपये सरकारी रेट मुकर्रर किए गए हैं। इसमें दुकानदार इजाफा करते हुए इसको 400 रुपये तक की कीमत में फ़रोख्त कर रहे हैं। बैंगन की जो सरकारी कीमत है वो 240 और लींबू की जो सरकारी कीमत है वो 470 रुपये सरकारी रेट मुकर्रर किए गए हैं। इसमें दुकानदार 50-100 रुपये का इजाफा करते हुए इसको फ़रोख्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद ऐसी सब्जी हैं ना जिनमें इजाफा। थैंक यू सो मच। अक्सा हमारे साथ मौजूद थी, सब्जियों के रेट बताए। हम ब्रेक के बाद आते हैं शो में। वेलकम बैक। सो आज जो हेब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और कुछ डिफरेंट अंदाज में, क्योंकि आज वो बच्चों के लिए कोई एक्टिविटी लेकर आए हैं। ओवर टू यू ज़ुहेब।
बुखारी। आई एम इंटरनेशनली सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर और मेरे साथ आज असिस्टेंट के तौर पे है मोहम्मद अरशद शाह। जैसा ही कहा जाता है कभी भी बच्चे वो काम नहीं करते जो आप कहते हैं, बल्कि वो करते हैं जो आप करते हैं। तो आज मैं बच्चों के सामने और इस खसूसी बच्चे के सामने एक्सरसाइज करूंगा और आई होप ये मुझे प्रॉपर फॉलो कर सकेगा। आप लोग भी अपनी रूटीन बनाए कि अपने बच्चों के सामने एक्सरसाइज करें ताकि वो हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आए। अरशद, आर यू रेडी? लेट्स डू इट। ओके, स्टार्ट विद द मार्च। 10, 9, 8, 7, come on, 6, 5, boy, 4, 3, 2, and 1. Okay, Arshad, upper body को twist करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Okay, Arshad, standing का phrase करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब एक काम करेंगे जो आप हर वक्त करते हो, फ्रॉग जंप्स। लेट्स डू इट। नीचे 10 जंप, कम ऑन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. शाबाश अरशद बॉय, बहुत अच्छे। ओके, अब नीज अप करेंगे। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, and 4. ओके, थक तो नहीं गए? ओके, प्लैंक करेंगे, ठीक है? आ जाओ प्लैंक पे। 1, 2, 3, and hold it. हिप नीचे करेंगे। Come on, boy, you can do it. Come on, शाबाश, शाबाश, शाबाश। 5, draw the hip down. 4, 3, 2, and 1. शाबाश, stand up. Come on, शाबाश boy, शाबाश, शाबाश. Okay, side running करेंगे। 1, 2, touch the floor. Move. 1, 2, touch. 1, 2, touch. 1, 2, touch. 1, 2, and touch. Come on. 1, 2, and touch. Okay, march again. Jumping jacks करेंगे। Fine. Okay, 1, 2, 3, and go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. बॉक्सिंग करेंगे, आपके फेवरेट स्पोर्ट। गेट रेडी। ऐसे हैंड को करेंगे। जैब, क्रॉस, जैब, क्रॉस, जैब, क्रॉस, जैब, क्रॉस। स्पीड अप। 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. ये था हमारा आज का सेशन मोहम्मद अरशद शाह के साथ, जो इसने बहुत अच्छे तरीके से किया है। तो बड़ी स्पेशल एक्टिविटी है। ऑलमोस्ट बच्चों की छुट्टियां तो वैसे खत्म हो गई है, लेकिन ये बच्चे रूटीन में एक्टिविटी अगर करें तो हेल्दी रह सकते हैं, एक्टिव रह सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।